आगे का कार्यक्रम हम शुरू करेंगे। मैं अवधूत सुमन जी को विनंती करूंगा कि मंचस्थ महानुभावों को लेकर के स्टेज पर आए। ना ना उभा रहीने बोलवाना છે બધા ઉભા રહીને બોલવાના છે હું અહીંયા છું। નમસ્કાર। કાર્યક્રમના પ્રથમ સત્રની આપણે શરૂઆત કરીશું। મંચસ્થ મહાનુભાવના પરિચયથી શરૂઆત કરીશ। कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमंत राजमाता शुभांगिनी राजे गायकवाड़। बड़ौदा की राजमाता महामहिम शुभांगिनी राजे गायकवाड़, वो ग्वालियर से बिलोंग करती है। नैनीताल में उनके प्रारंभिक शिक्षा हुई है। उनने स्नातक की उपाधि लखनऊ यूनिवर्सिटी से प्राप्त की है। राजमाता अपने पूरे जीवन बड़ौदा के इतिहास और संस्कृति के लिए विभिन्न पहलुओं को संरक्षित करने का प्रयास उन्होंने और पुनर्स्थापित करने का प्रयास सक्रिय रहा है। उन्होंने वस्त्रों की लुप्त हुई बुनाई परंपराओं को विशेष रूप से शाही चंदेरी को पुनर्जीवित करने का सफल रूप से प्रयास किया है। वर्तमान में वे महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी की मानद कुलपति हैं। मैं राजमाता का अभिवादन करने के लिए डॉक्टर संजय जोशी को विनंती करूंगा। भारतीय विचार मंच विशेष संपर्क आयाम के कार्यकर्ता है। हम सब तालियों से उनका अभिवादन करेंगे। दूसरे अपने अतिथि विशेष का परिचय करवाता हूँ। डॉक्टर सोनल मानसिंह भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से पुरस्कारित है। वे राज्यसभा के मानद सांसद भी रह चुके हैं। भारतीय शास्त्र नाटिका और भारतनाट्यम और ओडिसी गुरु में वो पारंगत है। उनके करियर की शुरुआत 1962 में हुई थी। 1977 में सेंटर फॉर इंडियन क्लासिकल डांस की स्थापना की थी। 2003 में उनको पद्म विभूषण से पुरस्कारित किया गया है। मैं अवधूत सुमन जी को विनती करूंगा कि वे स्टेज पर डॉक्टर सोनल मानसिंह जी का अभिवादन करें।
तीसरा परिचय करवाऊंगा जिनका हमें आज बीज भाषण का लाभ मिलने वाला है। जे नंद कुमार, वे प्रज्ञा प्रवाह के अखिल भारतीय संयोजक है। वे लेखक विचारक हैं, राष्ट्रीय समसक संघ के पूर्णकालिक प्रचारक है। वे अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य भी है। मैं शांतनु सुखदेवकर को जो विनंती करूँगा, गुजरात प्रांत के सहमंत्री है, वो नंद कुमार जी का अभिवादन करें। अब मैं भारतीय विचार मंच के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर अवधूत सुमन जी को विनंती करूंगा कि वो प्रास्ताविक भाषण के लिए आए। नमस्ते। नमस्ते। आज के विषय की प्रस्तावना घड़ी में 2 मिनट पूरे होने के पहले मुझे पूरी करनी है, तो एक वाक्य कह के पूरा कर दूंगा कि हर एक जीवन का, हर एक आदमी का शरीर और राष्ट्र दोनों में एकात्मता होती है। यदि मेरा मुंह अन्न खाता है तो उसका लहू पूरे शरीर में जाता है, वैसे इस राष्ट्र में भी एक एकात्मता होनी चाहिए। यदि मेरे गाल को अत्याचार होता है तो मेरा हाथ उसका प्रतिशोध लेता है। जब तक हमारे में ऐसी एकात्मता नहीं आएगी तो वो एकात्मता निर्माण करने का एक बहुत स्तुत्य और सम्माननीय प्रयत्न यह लोकमंथन है। बस इसी कह के मैं आपकी विदा देता हूँ। नमस्ते। अब मैं अतिथि विशेष वक्तव्य के लिए डॉक्टर सोनल मानसिंह जी को विनंती करूंगा कि वह आए और अपने, अच्छा मुझे जो क्रम दिया था, हाँ ठीक है, मैं नंद कुमार जी को विनंती करूंगा अपना बीज भाषण रखें। Honorable राजमाता शुभांगिनी राजे गेकवाड जी, आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सोनल मानसिंह जी, भारतीय विचार मंच के कार्याध्यक्ष एडवोकेट अवधूत जी, लोकमंथन कर्णावती इस कार्यक्रम में आए हुए सभी भाई बहनों, सबको मेरा विनम्र वंदन। लोकमंथन यानी क्या है, इसके बारे में इन ब्रीफ और इन अ ब्यूटीफुल मैनर हमारे अध्यक्ष जी प्रस्तुत किए हैं। हमारी परंपरा सूक्त रूप में बात रखने का है। प्राचीन काल से भारतीय परंपरा ऐसा विकसित हुआ है, बहुत बड़े बड़े ग्रंथों में पूरा लिखने लायक विषय भी 4 लाइन में, 2 लाइन में लिखते थे। शब्दों को कम उपयोग करना, शब्द ज़्यादा उपयोग करना, वृथा वर्णन करना, ये पांडित्य का लक्षण नहीं है। सही में सही पांडित्य का लक्षण, और सबसे श्रीमंत व्यक्ति कौन है, ऐसा साहित्यकारों के बीच में अगर चर्चा हुई तो वो लोग कहते हैं
कितने कम शब्दों का उपयोग करते हैं ऐसा। इस दृष्टि पर अवधूत जी ने सुंदर तरीके से लोकमंथन को डिफाइन किया है। आप सभी लोगों को मालूम है, लोकमंथन इज ए कोलोकियम ऑफ नेशन फर्स्ट थिंकर्स एंड प्रैक्टिशनर्स। राष्ट्र सर्वोपरि विचारक और कर्मशील लोगों का एक मंच है लोकमंथन। इस प्रकार का एक मंच प्रदान करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? मैं अवधूत जी के जैसा पंडित नहीं है, इसलिए तो मैं जरा विस्तार से बताने के लिए कोशिश कर रहा हूं। देखिए, अपने देश के प्रति देखने का दृष्टिकोण, अलग अलग प्रकार का दृष्टिकोण राष्ट्र के प्रति देखने का है, लेकिन कुल मिलाकर इसको इन टोटल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। एक भारत के प्रति एक भारतीय दृष्टिकोण रखने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों का मंच है लोकमंथन। लेकिन दूसरा भी एक ग्रुप है, वो सब कुल मिलाकर सब संगठित होकर राष्ट्र के आत्मा के ऊपर, अस्तित्व के ऊपर, अस्मिता के ऊपर निरंतर आक्रमण कुठाराघात करने वाला एक ग्रुप है। उनको हम एक ग्रुप में अगर बता सकते हैं तो भारत के प्रति अभारतीय दृष्टिकोण रखने वाला लोग। पहला जो भारत के प्रति भारतीय दृष्टिकोण यानी क्या है? भारत का मूल स्वरूप सर्व में यानी सभी में एकत्व को देखने का दृष्टि है। इन शॉर्ट अगर बताए तो सब में एक ही ब्रह्म, एक ही आत्मा के चैतन्य है, मतलब सब एक है, ऐसा दृष्टि है। वी आर ऑल वन and everywhere the very energy, the very Parabrahma is being manifested in different forms. That's our दृष्टिकोण। राष्ट्र के प्रति भी ऐसा ही दृष्टिकोण है हमारे। भारत एक है, ये चिरंतन पुरातन राष्ट्र, इसके साथ साथ पुरातन भी है और नित्य नूतन भी है, ऐसा हमारे सोच है। इट इज ए सॉर्ट ऑफ कंटेम्पररी सनातन, ऐसा भी कह सकते हैं। इट इज ए कंटेम्पररी सनातन राष्ट्र। वर्तमान काल में इतना जीवत इस रूप में, जीवत स्वरूप दिखाने वाले इस राष्ट्र, वो इटर्नल भी है, कंटेम्पररी है। यह दृष्टि है भारत के प्रति भारतीय दृष्टिकोण। इसका कारण क्या है? भारत के सामने एक महत्वपूर्ण लक्ष्य देखकर इसका जन्म ईश्वर ने किया है। हम तो ईश्वर के प्रति विश्वास रखने वाले लोग हैं, लेकिन भारतीय सभी लोग ईश्वर विश्वासी लोग, ऐसा भी हमारा मानना नहीं है। बहुत सारे लोग, जस्ट लाइक वन ग्रेट थिंकर एंड ए पॉलिटिशियन, एक बार भारत के हिंदुत्व और राष्ट्र के मूल कल्पना के डिफाइन करने के समय उन्होंने बताया था, भारत के जो धर्म, भारत के जो संस्कृति हिंदू, वो एक प्रकार से बाकी सभी मजहबों के जैसा, रिलीजन का जैसा एक रिलीजन नहीं है। इसका मूल विशेष ये है, वो किसी को भी अन्य ऐसा देखते नहीं है। दे नेवर कंसिडर अदर्स आर अदर्स एज अदर्स। अदरिज्म नहीं है इसमें, सबको शामिल करके आगे जाते हैं। उसमें इवन प्रैक्टिसिंग एथीस्ट भी हिंदू ऐसा कहते हैं। प्रैक्टिसिंग एथीस्ट का उदाहरण उन्होंने देते हैं नन अदर देन चारवाका। कौन थे चारवाका? चारवाका ने हमेशा कहते थे, एक किसी भी तरीके से जियो, ऋणम कृत्वा कृतम पीवेद। आप ईश्वर विश्वास रखने की आवश्यकता नहीं, खूब खाओ पियो मजा करो, यह था उनका सिद्धांत। ऐसे चारवाक जैसा भौतिकवादी, ऐसे मेटीरियलिस्ट यानी इन द रियल सेंस ऑफ द मेटीरियलिस्ट। आज के आधुनिक काल का कुछ मेटीरियलिस्ट है, वो श्रीमती बताए तो मंदिर में जाएंगे। मैं ऐसा नहीं बता रहा। इफ यू आर ए मेटीरियलिस्ट यू हैव टू बी मेटीरियलिस्ट टू द कोर। आप अगर भौतिकवादी है तो भौतिकवादी रहना है। एक बार, मैं किसी पॉलिटिक्स नहीं बता रहा, लोकमंथन में पॉलिटिक्स नहीं है, फिर भी एक व्यक्ति के बारे में बताना पड़ेगा। उनको एक पॉलिटिक्स है, इसलिए उनके पॉलिटिक्स को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। केरल के सबसे पहला मुख्यमंत्री रहे, and he is considered to be the intellectual giant of the communist philosophy, EMS नंबूदिरिपाड़। एक बार उनको कहीं ना कहीं कुछ पत्रकार लोग मिले पळनी के आसपास, पळनी मंदिर के आसपास।
किसी ने पूछा आप क्यों पढ़ने में आए हैं, आप तो मेटेरियलिस्ट है, आप ईश्वर विश्वासी नहीं है, यू आर एन एथिस्ट एंड ए कम्युनिस्ट मोर ओवर, व्हाई यू केम हियर। क्या कहूं, मेरी श्रीमती ने बताया तो मेरे साथ आना चाहिए, ऐसा करके मैं आया हूं। लेकिन चारवाक या कणाद जैसे मेटेरियलिस्ट, भारतीय मेटेरियलिस्ट ऐसा नहीं थे। देयर फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड दे वर लाइक दैट। कणाद के बारे में उनके जीवन का जो कहानी कहते हैं, वन हु डिस्कवर्ड कणा, एटम को पहले खोजने वाले, डिस्कवर करने वाले व्यक्ति है। कणाद वाज अ वेरी ग्रेट फिजिसिस्ट, आई थिंक, सॉरी। ओ अंतिम समय तक और ईश्वर विचार नहीं किया था। और उनके श्रीमती भी मैंने जो पहले बताया हुआ, वो नेता के श्रीमती जैसा ईश्वर विश्वासी थे। इसलिए शी वॉज ट्राइंग हर लेवल बेस्ट टू कन्विंस हिम टू थोड़ा सा जाप करो ईश्वर के। मृत्यु आ रहे हैं, ही वॉज ऑन द डेथ बेड एट दैट टाइम। थोड़ा रिक्वेस्ट करते रहते थे, यू प्लीज प्रे। ही वॉज नॉट रेडी, इवन इफ इनका जो तबीयत इस प्रकार का खराब था फिर भी। एंड थोड़ा ऊर्ध्वन आना प्रारंभ किया है। ऊर्ध्व श्वास हमने मतलब अंतिम श्वास। श्रीमती को, पत्नी को मालूम हो गया लगभग पूरा हो रहा है, इसलिए उन्होंने कहीं से गंगा जल लेकर खाप में रखकर उनके पास में बैठा। ऐसा कहानी कहते हैं। एट द टाइम कणादास ओंटे, कणाद का ओंट, उनका जो लिप्स वाज बिट वाइब्रेटिंग, सो द पुअर लेडी थॉट दैट ही इज ट्राइंग टू, मेरे जो कहने के अनुसार जाप कर रहे होंगे ईश्वर का, ऐसा अंत में। लेकिन एट दैट टाइम ऑल्सो ही वॉज नॉट डूइंग दैट। व्हाट वाज ही डूइंग? माता जी यानी पत्नी थोड़ा उनके कान उनके ओंटों के तरफ लेकर गया। उस समय शी शॉक्ड। एट दैट टाइम ऑल्सो कणादा वाज विस्परिंग, पीलवा पीलवा पीलो। मतलब kana is the only real thing, the most fundamental thing is atom, atom। मेरा कहने का मतलब भारतीय एथिस्ट ने वही उस प्रकार के एथिस्ट है, तो एथिस्ट है, उस प्रकार का नहीं है, ऐसा मैं बता रहा था। ऐसे एथिस्ट मेटीरियलिस्ट चारवाक भी हिंदू है। एंड एट लास्ट दैट ग्रेट मैन, ऐसा मैं इस कोटेशन के आधार पर ग्रेट मैन ऐसा कह रहा हूं, हु रोट इट वो मैं बाद में बताऊंगा। उन्होंने अंत में बताया, हिंदुइज्म इज सच ए रिलीजियन, इट इज जस्ट लाइक मदर, शी क्लिंग्स ऑन इट्स चिल्ड्रन डिस्पाइट ऑफ दम। हिंदुत्व आलिंगन करते हैं उनके बच्चों को। बच्चे अगर मानते नहीं है तो विचारवाद जैसे बच्चों को भी हिंदुत्व विल एम्ब्रेस, क्लिंग्स ऑन टू इट्स चिल्ड्रन डिस्पाइट ऑफ दम, ऐसा है। ये कौन बताया है किसी को पता नहीं, मालूम होगा कुछ लोगों को, नन अदर देन जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी कभी कभी कुछ बातें अच्छे भी कहे हैं उनके जीवनी में, ऐसा होता है ना। सो दैट्स व्हाई ही टोल्ड हिंदुत्व अबाउट दैट। एनीवे, भारत के अंदर उस प्रकार के लोगों को भी एक जैसा जुटकर ऑर्गेनाइज करते हुए एक ऐसा मानकर जाने की दृष्टि का नाम है भारतीय दृष्टि। लेकिन दूसरा ग्रुप मैंने जो बताया, हर पल हर जगह बाइनरी देखने वाला लोग। बाइनरी देखिए, मंच पर 4 लोग बैठे हैं, 4 लोग 4 जाति का है, ये पहले बताने वाला लोग। 4 लोगों का 4 रंग है, इसलिए 4 वर्ग है। एक तो थोड़ा ज्यादा गोरा है, वो ब्राह्मणिकल हेजिमनी का है, वो बाकी लोगों को सप्रेस करने वाला है व्यक्ति है। इस प्रकार बाइनरी क्रिएट करते, द्वंद्व क्रिएट करने वाला लोग। ऐसे लोगों का तरीका क्या है? आई विल ट्राई टू पुट इट बिफोर यू लाइक इन दिस वे, दैट दे विल ट्राई टू डीनेशनलाइज ऑल कम्युनिटीज। डीनेशनलाइज करते हैं, अराष्ट्रीय करने के लिए, राष्ट्र विरोधी करने के लिए अलग अलग प्रकार से काम करते रहते हैं। इसके लिए क्या करेंगे? आप इस जाति, सही में भारतीय जाति या हिंदुत्व से कोई संबंध नहीं है आपका, आप अलग है, आपको दलन करने वाला लोग है यहाँ के हेजिमनिक लोग, इस प्रकार का प्रचार करते हुए उनको डीनेशनलाइज करते हैं। और उसके साथ साथ वो लोग कहेंगे, आफ्टर ऑल दिस नेशन इज नॉट एट ऑल ए नेशन। ये राष्ट्र कब बना है? ब्रिटिश आने के बाद बना है।
This is their, in general, they try to create this type of narrative in which they are saying that Bharat came into existence only after Britain came here. मतलब ब्रिटेन को इसको देन जना है, यूरोपियंस को, भारत को राष्ट्र बनाने का। सही में उस दृष्टि पर देखा है तो भारत के स्वतंत्रता संग्रामी लोगों ने बहुत पाप किया है, क्योंकि वो लोग राष्ट्र बना रहे थे और बनाने वाले काम के बीच में उनको यहां से भगाया है ना, ये पूरा करने की अनुमति देना चाहिए था सही में। सो दिस इज द वे इन विच दे आर सेइंग। मैं अक्सर यहां बैठे हुए बहुत सारे लोग मेरे से ही सुने होंगे एक ट्वीट के बारे में। कुछ साल पहले जब भारत के स्वतंत्रता के 75 साल के आयोजन शुरू होने के पहले 2-3 साल पहले से लेकर भारत के अंदर इसका इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए 75th year celebration of our independence, how it should be, how it must be, what must be the narrative which we have to एक प्रकार से एस्टैब्लिश करने का आख्यान क्या होना, विमर्श क्या होना, विचार किया था राष्ट्रीय विचार के लोग। उसमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी थे। प्रधानमंत्री जी जगह जगह पर जाकर इस विषय के बारे में बहुत बड़े आयोजनों में, कार्यक्रमों में बताना प्रारंभ किया, राष्ट्र के महत्व के बारे में, राष्ट्र के स्वतंत्रता संग्राम के वीर योद्धा के बारे में, अनसंग हीरोज, रिमेंबर्ड हीरोज एंड हीरोइंस के बारे में उन्होंने बताना प्रारंभ किया। इसमें हमेशा राष्ट्र, भारत, राष्ट्र ये सब आते थे। ये अभारतीय दृष्टिकोण रखने वाले लोगों के बीच में से एक व्यक्ति, शी इज ए जर्नलिस्ट एंड शी जॉइन्ड ए पॉलिटिकल पार्टी रिसेंटली एंड बिकेम एन एमपी फ्रॉम बंगाल। आई डोंट वांट टू नेम, इट इज नॉट प्रॉपर टू नेम सच नेम्स इन दिस टाइप ऑफ मंच, दैट्स व्हाई आई एम नॉट मेंशनिंग हर नेम। शी एट दैट टाइम, इससे बहुत इतना गुस्सा आ गया, भारत राष्ट्र इस प्रकार का चर्चा क्यों कर रहे हैं ऐसा करके। शी ट्वीटेड, व्हाट वाज दैट ट्वीट? अरे बाबा, बाबा मीन्स कौन है? वो कोरोना के कालखंड था, इसलिए अपने प्रधानमंत्री को जरा बीएड जरा ज्यादा हो रहा था, इसलिए अरे बाबा, ये भारत कब हुई आपके भारत? इट केम इनटू एक्सिस्टेंस ओनली आफ्टर ब्रिटेन केम हियर। इट इज ऑन रिकॉर्ड, आई एम सेइंग। And then she said it was only a landmass in between Burma and Afghanistan. How cruel it is said. कौन से भारत? भारत was just a landmass in between Burma and Afghanistan. हमारे संघ के प्रचार विभाग के सोशल मीडिया आयाम से बहुत सक्रिय एक कार्यकर्ता, उन्होंने इसका एक रिप्लाई दिया। फॉर्चुनेटली वो रिप्लाई को ज़्यादा रीट्वीट मिला। उन्होंने इसका रिप्लाई कैसा किया? यस मैडम, यू आर करेक्ट। दैट इज व्हाई व्हेन ब्रिटेन केम हियर दे फाउंडेड एन ऑर्गेनाइजेशन, ए कंपनी आल्सो, एंड नेम्ड इट एज ब्रिटिश ईस्ट लैंडमास इन बिटवीन बर्मा एंड अफगानिस्तान कंपनी। ब्रिटेन लोगों ने कौन सा कंपनी बनाया है आप सभी को मालूम है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। व्हाई इट वाज इंडिया देन? इफ ब्रिटेन मेड इंडिया, व्हाई दे फाउंडेड ए कंपनी व्हेन दे केम हियर एज इंडियन कंपनी, भारतीय कंपनी? So that was a question. So still they are demanding, they are claiming that Bharat is not an issue. That's why I said their work is to denationalize Bharatiyas, भारतीय लोगों को। दूसरा, डिसोशलाइज करने का मतलब एक सोसाइटी नहीं है, हम अलग अलग सोसाइटी है। See, this is folk society. folk यानी कौन है? फोक यानी क्या है वो समझने के लिए इस प्रकार के लोगों के वर्ड समझना है तो इसका ऑपोजिट का अर्थ देखना है। फोक का ऑपोजिट क्या है? आप अगर इंग्लिश डिक्शनरी वगैरह ढूंढ लीजिए, समझने के लिए डिक्शनरी नहीं ढूंढना, आप फोक डांस चल रहा है, इसका ऑपोजिट डांस कौन सा है? साइंटिफिक डांस, शास्त्रीय नृत्य। फोक नृत्य इसका ऑपोजिट, फोक संगीत, शास्त्रीय संगीत। मतलब क्या है? फोक अशास्त्रीय है, फोक यानी अनसिविलाइज्ड है, अनप्रोग्रेसिव है। इस प्रकार का एक कंसेप्ट पाश्चात्य लोगों के मन में है। एंड दिस पाश्चात्य लोग इस प्रकार का नैरेटिव क्रिएट किया। भारत के एक वनवासी लोग, जनजाति लोग, देहातों में रहने वाले लोग, दे आर ऑल फोक, दे आर डांस, इट इज नॉट कल्चर्ड, इट इज नॉट क्लासिक। गोत्र वर्ग के नृत्य, गोत्र वर्ग के कला, उनके कला देखिए कि क्लियर
नहीं है, क्लीन नहीं है, इस प्रकार बताते हैं। एंड दे नेम्ड इट एज फोक। एंड इस फोक को भारत के मेन स्ट्रीम मुख्यधारा संस्कृति से अलग करते हैं, भारतीय कला से अलग करते हैं। एंड उनको बताते हैं, बीइंग ए फोक सोसाइटी यू आर नॉट पार्ट ऑफ दिस सो कॉल्ड भारतीय सोसाइटी, so you have to try to create another nation. In effect, that is the main purpose of this type of binary creation. This is desocialization. And Andhadagatva, they tried to create another thing. They tried to make another attempt, that is de-Hinduization of Hindus. हिंदुओं को डी-हिंदुआइज करते हैं, हिंदू नहीं है ऐसा बताते हैं, बताते बताते हिंदू नहीं है ऐसा एक बोध क्रिएट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा, आई एम नॉट सेइंग दैट ए पर्टिकुलर ग्रुप इज द ओनली विक्टिम्स ऑफ दिस टाइप ऑफ नैरेटिव्स, लेकिन एक बात तो सच है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु बिकेम द विक्टिम्स ऑफ दिस टाइप ऑफ नैरेटिव्स आर दी सो कॉल्ड हमारे जनजाति बंधु, उनके जाति वर्ग, पिछड़े हुए जाति वर्ग, इस प्रकार के कला संस्कृति रखने वाले लोगों के मन में एक घृणा का भाव, एक प्रकार का एक नेगेटिव फीलिंग, एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी डेवलप करते हैं। दे कैनॉट परफॉर्म विथ द सो कॉल्ड क्लासिक डांसेस। देखिए भारत के ये लोक नर्तक लोग हैं, नृत्य लोग हैं। हमने पहली बार लोकमंथन जब भोपाल में किया था, वहां लोक नर्तक आए हैं, पूरे विश्व के सबसे जाने माने क्लासिक डांसर हमारे जो डॉक्टर सोनाल मानसिंह जी के साथ वो लोग परफॉर्म किया है, उनके साथ परफॉर्म किया है। ऐसा काम करना पड़ा था। मतलब डी नेशनलाइजेशन, डी सोशलाइजेशन, डी हिंदुआइजेशन ऑफ द हिंदूज एंड क्रिएटिंग ए ह्यूज बाइनरी। आधुनिक काल में, मॉडर्न काल में भारत के अंदर इसका एक और रूप धारण कर दिया इन लोगों ने। एक और रूप क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर ट्राइंग टू डीमोरलाइज द पीपल ऑफ भारतीय इन दिस वे। डी नेशनलाइजेशन, डी सोशलाइजेशन, डी हिंदुआइजेशन के रूप में डीमोरलाइज करते हैं। इसके लिए क्या क्या करते हैं? भारतीय परंपरा और विश्वास सब खराब है। भारत में हमने आदर पूर्वक पूजा करते हैं उस प्रकार महान बिंब श्री राम, श्री कृष्ण, गणेश या कितने भी बिंबों, शिव, ये बिंब यानी इस प्रतीकों को नीचे करके दिखाने का प्रयास करते हैं। कुछ देवता कुछ समाज का है, बाकी देवता इस समाज का है, इस दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं। इस प्रकार डिमोरलाइज करते। डिमोरलाइज करने के लिए क्या क्या करते हैं? मैंने श्री राम जी के बारे में बताया। रामायण आप आजकल जो देख रहे हैं, आजकल जो पढ़ रहे हैं, उस प्रकार पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अभी आप कैसे पढ़ रहे हैं? राम से लेकर रावण तक ऐसा पढ़ते हैं, मतलब शुरू से लेकर अंत, अभी फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड। नो, दैट इज नॉट करेक्ट रीडिंग। ये डिमोरलाइज करने वाले लोग कैसे करते हैं? यू हैव टू रीड रिवर्सली, मतलब एंड से शुरू तक पढ़ना है। दिस इज नोन एज रिवर्स रीडिंग। ये रिवर्स रीडिंग करने से क्या करना है? देखिए रावण, आप कहते हैं राम बहुत संस्कारवान थे, राम बहुत चारित्र्यवान थे, ऐसा सही में रामायण में ऐसा कहते हैं क्या? एक हिस्सा उदाहरण के रूप में बताते हैं। शूर्पणखा, क्या गलती की शूर्पणखा ने? शूर्पणखा ने कुछ गलती नहीं किया है। शी वॉज ऑल्सो एन यंगस्टर। शी फाउंड टू हैंडसम यंगस्टर्स इनसाइड द loneliness of the forest. Naturally first sight में लव आ गया है, लव at first sight. So that poor girl happened to be a पिछड़े हुए, उल्ली गलती वो है, वो पिछड़े हुए है, oppressed है, black है, इसलिए फिर भी उनके मन में प्रणय आ गया, प्यार आ गया, इसलिए उन्होंने ऐसा ही बताया, I love you, मैं प्यार करना चाहता हूं, मैं प्यार कर रहा हूं और शादी करना चाहता हूं। ये क्रूर असंस्कृत प्राकृत उस प्रकार का राम और लक्ष्मण ने क्या किया? वो बेचारे महिला को, उनके नाक, कान, कुछ लोगों ने और भी अंगों के बारे में बताते हैं, लेकिन वाल्मीकि ने उतना ही बताया है। गले के नीचे का कोई अंग के बारे में वाल्मीकि ने उल्लेख नहीं किया था, फिर भी ये लोग पूरा अंग के बारे में बताते हैं। मतलब एक क्रूर घोर उत्पीड़क को आप देव ऐसा मानते हैं। इट इज नॉट माई टर्म्स, मेरा जो नरेटिव नहीं है,
पुस्तक लिखे हैं इसके ऊपर कविता लिखे हैं, फिर कंपेयर करते हैं। किससे कंपेयर करते हैं? रावण इतना संस्कारवान है ना। देखिए उस समय का वर्ल्ड के सुपर पावर था रावण। उनके लंका के अंदर कोई मक्खी भी रावण के अनुमति के बिना वहां प्रवेश नहीं करते। ऐसे श्रीलंका के अंदर पूरे सुरक्षितत्व के बीच में सीता को लेकर आकर बिठाया, लेकिन फिर भी गलत तरीके से स्पर्श नहीं किया, देखा भी नहीं। देखा है तो क्या होने वाला है वो रामायण में बताते। ये सब बातें उन्होंने नहीं बताएंगे, उनका सर फट जाएंगे ऐसा, लेकिन वो छोड़ दीजिए। लेकिन करते हैं क्या? पूरे उनके हाथ में था। ही कुड हैव डू एनीथिंग, कुछ भी बात कर सकते हैं, कोई पूछने के लिए भी नहीं था। राम कितने दूर में था, कुछ भी कर सकते। फिर भी रावण ने सीता के अनुमति के लिए वेट कर रहे थे। हु इज मोर कल्चर्ड? दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज व्हाट विच आई एम सेइंग। क्रिएटिंग इस प्रकार का एक प्रयास कर रहे, डीमोरलाइजिंग भारतीय कल्चर, डीमोरलाइजिंग भारतीय सिविलाइजेशन। हमारे जो विश्वास का, आस्था का बिंदुओं के ऊपर इस प्रकार आक्रमण करते हैं। रिसेंटली एक बड़ा पॉलिटिकल लीडर ऑफ केरला मेड अ स्टेटमेंट इन विच, हम इस कार्यक्रम के शुरुआत में अपना जो कलाकार लोगों ने, शंतनु जी के शिष्य लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से गणेश वंदना किया है। गणेश वंदना करके गणेश प्रत्यक्ष हो गया हमारे सामने। सीधा उसके ऊपर पूरा नजर डाल के ध्यान पूर्वक देखने वाले लोगों के अंदर मेरे को पूरा विश्वास है, लाइट थोड़ा कम है था, फिर भी आपका रोमांच आए होंगे उस समय वो दृश्य देखकर। दैट इज गणेश। गणेश इज अ लिविंग रियलिटी। हमारे अंदर गणेश यानी एक लिविंग रियलिटी है। थोड़ा हिंदू संस्कृति का, परंपरा के, साधना के पद्धति के बारे में थोड़ा जानकार है तो कहाँ बैठे हैं गणेश, ओ गणेश को कैसे हम प्रीत करना है, ये सब बातें ध्यान में आए होंगे, वट एवर इट में। बट ए पॉलिटिकल लीडर शोड दैट ऑडासिटी टू state that Ganesh is a myth. वो भी गणेश उत्सव प्रारंभ होने के ठीक पहले ऐसा बताया। दिस इज द वे इन विच द डिमोरलाइजिंग, एक तो एक पर्टिकुलर समाज के अंदर इस प्रकार का विचार फैलाते हैं। अपने गोत्र या जनजाति लोगों के बीच में आप किसको पूजा करना है, राम को करना है कि रावण को करना है? एक्चुअली योर रिप्रेजेंटेटिव इज शूर्पणखा, योर रिप्रेजेंटेटिव इज रावण। And again they are saying महिषासुर, आपका देवता महिषासुर है। कहां से आए ये विचार? ऐसा है क्या सही में? आप अगर गहराई से वनवासी जनजाति बंधुओं के बीच में गया है तो उनके कला रूपों में देखा है तो उनके आराधना के पद्धति देखा है तो वहां भी दुर्गा के पूजा करते हैं, वहां भी महिषासुर मर्दिनी दुर्गा के पूजा करते हैं। लेकिन फिर भी इन लोगों ने प्रचार करना प्रारंभ किया, एक्चुअली योर देवता महिषासुर है, इट इज नॉट दुर्गा। Sorry to use these strong words, they are using these words, I am just repeating it. They are saying after all Durga is a sex worker deployed by Devendra to kill the great noble leader of this whole world, Mahishasura. महिषासुरा इसे बैकवर्ड कम्युनिटी के नेता को हत्या करने के लिए देवेंद्र डिप्लॉय किया दुर्गा को। 9 दिन साथ में रहकर उनको एक प्रकार से घुमराया और अंत में धोखा दिया और हत्या किया है। सो वी हैव टू सेलिब्रेट महिषासुर डे, नॉट दुर्गा। इस प्रकार का प्रचार करना प्रारंभ किया। दिस इज नॉन एज डीमोरलाइजेशन। एंड देन another aspect has been used by them, that is destabilization of our culture, of our unity. See, I have already said that Bharat is ek, Bharat ek hai। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रे चैव दक्षिणम वर्षं तत् भारतम नाम भारती यत्र संदति। कितने हजार साल पहले से ही हमारा विश्वास है भारत एक है। लेकिन इन लोगों ने प्रचार करना प्रारंभ किया। कौन? दूसरा ग्रुप। अगेन गो बैक टू द बिगिनिंग। अभारतीय दृष्टि रखने वाले लोग वो प्रचार करना प्रारंभ किया। साउथ ऑफ भारत वॉज नेवर ए पार्ट ऑफ भारत। साउथ ऑफ भारत। सो व्हाट शुड बी डन? कटिंग साउथ। कटिंग साउथ यानी भारत के दक्षिण के हिस्सा आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला वॉज नेवर ए पार्ट ऑफ भारत। आप जो भारत के बारे में कह रहे वो विंध्यन के उत्तर के भारत के बारे में है।
दैट इज आर्य लोगों का भारत। द्राविड़ लोगों का भारत क्या है? साउथ भारत है। सो इट इज टू बी कट अवे फ्रॉम द नॉर्थ, फ्रॉम विच भारत दे आर ट्राइंग टू कट द साउथ ऑफ भारत। शंकराचार्य के भारत, शंकराचार्य कहां से है? वो दक्षिण से है। कितने महानुभाव भारत के अंदर है। रामानुजाचार्य के भारत, उस भारत का निर्माण करने वाला लोग क्या है? वो शंकराचार्य है, रामानुजाचार्य है, मध्वाचार्य है, ऐसे लोग हैं। आಳ್वार है, आंडाल है, ऐसे लोग हैं। सो भारत के सब जगह पर भारत के प्रति विचार रखने वाले लोग थे, लेकिन एक प्रकार का एक कृत्रिम आख्यान विमर्श इन लोगों ने पैदा करते हैं, दैट इज डिस्टेबलाइजेशन ऑफ भारत, ऐसा प्रयास करते हैं। और तीसरा, इससे जरा आगे बढ़ाते हुए उन लोगों ने क्राइसिस क्रिएशन करते हैं, राष्ट्र के अंदर क्राइसिस क्रिएट करते हैं। क्राइसिस इन द सेंस सिविल वॉर। सिविल वॉर भी करने के लिए एक विशेष जाति वर्ग के लोगों को प्रेरणा देते हैं। अभी हुआ है ना, मैं उदाहरण बताने की जरूरत नहीं। सिविल वॉर इन द सेंस, इन द प्लान, व्हाट वाज इट? इट वाज टू अटैक रेड फोर्ट, इट वाज टू टेक अवे द ट्राई कलर फ्रॉम Red Fort on January 26th, planned for a civil war. Thank God हमारे सेंट्रल लीडरशिप गवर्नमेंट स्ट्रांग थे, अपने जो सुरक्षा संविधान स्ट्रांग है, अपने मिलिट्री स्ट्रांग है, और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट स्ट्रांग है। इसके वजह से हो नहीं पाया, लेकिन स्टिल ट्राइंग टू क्रिएट सच सिविल वॉर विदाउट एनी रीजन, अनरेस्टनेस क्रिएट करने के लिए प्रयास करते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर, उन्होंने बहुत साल पहले उन्होंने बताया था, राष्ट्र को अस्थिर करने के लिए, डिस्टेबलाइज करने के लिए, इस प्रकार का क्राइसिस क्रिएट करने वाले लोग क्या करते हैं? दे विल मेक ए ग्रामर ऑफ अनार्की। अंबेडकर जी का एक पुस्तक है, ग्रामर ऑफ अनार्की, अराजकता के व्याकरण। एक नया व्याकरण तैयार करते हैं, एक नया भाषा, व्याकरण मतलब भाषा, उनके बात करने का तरीका भी ऐसा है। इस प्रकार के प्रचार के कारण राष्ट्र का नाम, भारत माता की जय कहना, हिंदू कहना, सनातन संस्कृति कहना, कुछ अच्छे लोगों को ऐसा भी लगता है, ऐसा कहना पॉलिटिकली इनकरेक्ट है, ऐसा बताते हैं। ये पॉलिटिकली इनकरेक्ट है, इसलिए पब्लिकली ये बात सब बताने के लिए तैयार नहीं। वही, दैट इज द फोर्थ स्टेप, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन अच्छा शब्द है, लेकिन इन लोगों का नॉर्मलाइजेशन है कैसे? पहला डिमोरलाइजेशन के द्वारा, डिस्टेबलाइजेशन के कारण, क्रिएशन ऑफ क्राइसिस के द्वारा ऐसा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे, भारत पूरा एक नहीं है ये कहना नॉर्म है, न्यू नॉर्म, नॉर्मलाइजेशन। दिस टाइप ऑफ एंटी नेशनल विचार नॉर्मल है, स्वाभाविक है, ऐसा स्थिति पहुंचाते हैं। दैट्स वाई आज भी समाज के अंदर, और किसी ने जनजाति बंधु भी हिंदू है ऐसा कहता है तो तुरंत बताएं, ऐसा पब्लिकली ना बताओ, वो हिंदू ऐसा क्यों कहना है? भारत की हिस्सा भी नहीं, बिकॉज इस प्रकार का एक परसेप्शन क्रिएट किया है, कंटिन्यूअस प्रचार के द्वारा एक परसेप्शन क्रिएट किया है, एंड दे हैव मेड इट नॉर्म, द न्यू नॉर्म ऑफ भारत। इस प्रकार का बात हो गया है। ये भारत के अंदर एक बहुत बड़ा डेंजर क्रिएट करा है। इवन इन द कॉलेजेस, इन द यूनिवर्सिटीज, इस प्रकार का विचार बहुत फैलाते हैं, ये प्रोपेगेट करते हैं। इसको फेस करने का दायित्व किसके पास है? द ओरिजिनल नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी लोगों का जिम्मा है। वी हैव टू टेक इट एज अ जनरेशनल टास्क। अपना इस पीढ़ी का दायित्व है, कर्म है, इस रूप में इसको देखना है। 2012-13 से लेकर भारत के कुछ राष्ट्र विचारक लोगों ने दिल्ली में, मुंबई में जब जब ये लोग मिलते थे, उस समय उन्होंने एक विचार प्रारंभ किया। भारत के अंदर इस प्रकार का विचार का प्रचार करने वाला, डिस्टेबलाइज करने वाला, डिमोरलाइज करने वाला, राष्ट्र के अंदर विभाजन विखंडन पैदा करने के लिए प्रयास करने वाला, समाज के एक हिस्सा को फोक ऐसा कहकर दूर रखने के लिए प्रयास करने वाले के खिलाफ कुछ करना है। इट इज आवर ड्यूटी, इट्स आवर जनरेशनल ड्यूटी, व्हाट वी कैन डू। उसमें मैं पूरा गर्व के साथ बता रहा हूँ, संघ के अभी के सर कार्यवाह मान्य दत्ता जी इसका नेतृत्व दिया।
ऐसे बहुत सारे लोगों ने एकत्रित होकर बीच बीच में इस प्रकार के चर्चा करने के लिए प्रारंभ काल से ही इस विचार के साथ रहे हुए ऐसे डॉक्टर सोनाल मानसिंह जी हमारे साथ है। दत्ता जी जैसे लोग जब जब सोनाल जी से मिलते थे इस प्रकार का चर्चा किए हैं। शायद ये सभी लोगों के विचार के कारण अंतिम रूप इस रूप में उन्होंने तय किया, वी हैव टू स्टार्ट अ मूवमेंट। समाज के सभी प्रकार के लोगों को एक साथ आकर विचार का जो प्रचार, विचार का जो आदान प्रदान, एक अच्छे सही हेल्थी डायलॉग का जो एक मंच प्रारंभ करना है, संवाद का एक मंच प्रारंभ करना है। क्योंकि भारत के अंदर संवाद को बहुत महत्व था, बहुत महत्व था। शंकर भगवत्पादर ने एक बार तीर्थ यानी क्या है इस क्वेश्चन का उत्तर के रूप में बताया था, तीर्थे तीर्थे निर्मलम योगी वृंदम वृंदे वृंदे ब्रह्म तत्वानुवादम वादे 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 जायते तत्वबोधा बोधे बोधे भासते चंद्रचूड़ा। वाद है सबसे महत्वपूर्ण, वाद यानी संवाद। आज के जो इवनिंग प्राइम टाइम टीवी डिस्कशन में जो हो रहा है वाद संवाद कहते वो नहीं है, वो जल्प है, जल्प है। औरों को पराजित करने के लिए कुछ लोग आकर गर्जना करते हैं, ये नहीं है। एक्चुअल वाद यानी क्या है, डायलॉग यानी इट इज नॉट फॉर ए डिबेट पर्पस और नॉट टू विन और डिफीट अदर्स, इट इज टू नो एंड लेट अदर्स नो। दैट इज एक प्रकार का विन विन कॉम्बिनेशन है। भारत के संवाद यानी एक विन विन कॉम्बिनेशन है, वो हमारी परंपरा थी। इसके आधार पर भारत का जन्म भी हुआ है, इसके आधार पर उसमें राजवंश के लोग, क्षत्रिय लोग भी है, धर्म गुरु लोग भी है, अपने देहातों में रहने वाले लोग भी है और वनों में रहने वाले लोग भी है। सही में वनों में अरण्यों में रहने वाले लोग इसमें सबसे ज्यादा भूमिका निभाई। इसलिए भारतीय संस्कृति का दूसरा नाम अरण्य संस्कृति भी है। ये सब लोग एक साथ मिलकर चर्चा के द्वारा बीच बीच में साथ में आकर और पुष्टिकरण करते हुए जहां जहां करेक्शन की जरूरत है वो करेक्शन करते करते रहकर, दैट्स व्हाई भारत इज स्टिल लिविंग। भारत अभी भी जीवित रहने का कारण वो कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ दैट हेल्दी डायलॉग, वाद, सही वाद, संवाद, वो संवाद की परंपरा को पुनर्जन्म देना है, नवीकरण करना है। इसलिए समाज के उस प्रकार के सभी विभागों को एक मंच में ला सकते हैं क्या? आने वाले लोगों को एक क्वालिफिकेशन चाहिए, ऐसा दत्ता जी जैसे लोगों ने बताया। व्हाट इज इट? दे मस्ट बी नेशन फर्स्ट थिंकर्स, राष्ट्र सर्वोपरि लोग, केवल विचारक नहीं, इसके साथ कर्मशील लोग भी चाहिए। दे मे नॉट बी प्रोफेशनल थिंकर्स। प्रोफेशनल थिंकर्स का सिंपोजियम सेमिनार खूब होते हैं, हमारे यहाँ भी होते हैं। अच्छे एसी रूम, ये भी एसी है, रूम में आकर बैठते हैं, आसमान के नीचे धरती के ऊपर का सब विषयों के बारे में चर्चा करते हैं। चर्चा करके जाने के समय टीए डीए सब मिलेंगे और उसको चेक भी लेकर वापस जाते हैं। उनका कर्तव्य पूरा हो गया है, क्योंकि 2 दिन 3 दिन चर्चा। एक इसको कोई नो डेप्थ ऑफ सच सेमिनार्स हियर एंड साथ ही पर्टिकुलरली ये लोग पीपल वनवासी ऐसे लोगों का एग्जीबिशंस भी होते हैं। बेचारे कहीं से उनके जंगलों से निर्मित कुछ वस्तु लेकर एग्जीबिशन करते हैं। हम लोग वहां जाएंगे बड़े बड़े लोग के जैसा 10 रुपया 15 रुपया देकर उदारता पूर्वक कुछ चीज खरीद कर घर में जाकर किसी कोने पर डालते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो हैपनिंग। इट इज बीइंग कंसिडर्ड एज ए ग्रेट थिंग। हम तो उन लोगों के ये चीज उन्होंने बनाए हुआ ये चीज खरीदा, उनके नृत्य अच्छा नहीं है तो भी हमने कुछ समय देखा है। इट बिकेम ए फैशन नाउ, दीज 2 टाइप्स ऑफ थिंग्स। बट लोकमंथन के बारे में विचार किए हुए अपने कार्यकर्ता लोगों ने ऐसा तय किया, ये दोनों एक साथ करना है। राष्ट्र के मूल विचार, मूल्यों के प्रति दोनों के विचार एक साथ एक मंच पर होना चाहिए, तब जाकर लोगों को लगेगा हम सब एक है। अरण्य संस्कृति, भारत की संस्कृति, ऐसा विचार आ जाएगा जरूर।
रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, वहाँ कहाँ था जाति प्रथा और पर्टिकुलर जाति के लोगों को अलग करने का तरीका कहाँ थे? श्री राम जी वनवास के लिए गए और किसके सहारा लेकर गए हैं? केवट राजा के प्रणाम करते हुए। केवट राजा को एक सेवक के रूप में राम जी ने नहीं देखा, केवट राजा ने देखे होंगे राम जी के महत्व देखकर, लेकिन अदरवाइज क्या था? शबरी जी को मिलने के लिए गया, शबरी माँ को क्या किया राम जी ने? माता इस रूप में, देवता इस रूप में प्रणाम किया है। ऐसा कहते हैं वाल्मीकि रामायण में, जब युद्ध सब पूरा होकर वापस आने के बाद राज्याभिषेक का कार्यक्रम पूरा व्यवस्था करने का दायित्व तो भरत जी के साथ था। छोटे भाई भरत ने पूछा किन किन को बुलाना है ऐसा। राम जी ने बताया अभी का ये आपके ये पूरे भारत का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वगैरह मेरे को मालूम नहीं है, कौन राज है कौन राजकुमार है, आप ही तय करो, बुला लीजिए, लेकिन मेरे को कुछ नाम बताना है। उन्होंने सुग्रीव, विभीषण, ऐसा उनके साथ युद्ध में थे ऐसे लोगों का नाम बताया, 3-4 नाम ऐसा कहते हैं। रात को सोने के लिए गए, सोया, रात को झटके राम जी उठकर उनके मन में फ्लैश आ गया, मैंने भूल गया एक नाम। तुरंत गया, कहाँ? भरत जी जहाँ रहते हैं वहाँ गए, वहाँ जाकर भरत जी को बुलाया और उनके सामने एक बात है, ये बहुत बड़ा भूल हुई मेरी। आई हैव डन ए क्राइम, आई फॉरगॉट ए पर्सन हुम आई शुड हैव टोल्ड इन द फर्स्ट। पहले बताना था, केवट राजा उनको बुलाना है। अगर कहते हैं उस राज्याभिषेक में ऑफिशियल चीफ गेस्ट ऐसा कोई है तो वो केवट राजा थे। दिस इज द परंपरा, भारत की परंपरा हो गई थी, हम कहीं किसी को बाहर नहीं किया था। ये सब बीच के कालखंड में मैंने जो बताया, स्पेशली द कॉलोनियलिटी का और कॉलोनियलिज्म का एक आफ्टरमाथ है, एक रिजल्ट है, ये अलग करने का तरीका। इसको ठीक करने के लिए सभी लोगों को एक मंच पे बुला के कार्यक्रम करना, चर्चा करना, परफॉर्मेंस होना, परफॉर्मेंस के अंदर की समानता के बारे में चर्चा करना, पूरे भारत को एक ऐसा देखने वाले परंपरा ये सभी कलाकारों के कलाकृतियों में दिख सकते हैं। ये सब बातें एक गंभीरता पूर्वक चर्चा करने का एक मंच इस रूप में, इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल मॉल इस रूप में। मैंने दत्ता जी हमेशा कहते हैं इट्स ए मॉल, लोकमंथन यानी इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल मॉल इस रूप में उन्होंने एक विषय रखा। और 2016 में पहला कार्यक्रम भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में देश काल स्थिति इसके बारे में अवलोकन किया है। और फिर 2 साल के बाद, इट्स ए बाइनियल इवेंट, 2 साल के बाद लोकमंथन रांची में हुई, होना था 2020 में गुवाहाटी में, लेकिन कोरोना के चलते हुए वो 2020 में कर नहीं पाया। फिर 2022 में यानी 2 साल पहले गुवाहाटी में हुई। अलग अलग विषय को केंद्र बिंदु बना के वहाँ चर्चा किया है। लोक कलाकारों को बुलाने का, लोक विचारकों को बुलाने का, लोक कवियों को बुलाने का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम 3 बार 3 एडिशंस हो चुके हैं और 4th एडिशन अभी तेलंगाना के राजधानी बताने से तुरंत आपके मन में एक नाम आए होंगे, लेकिन वो नाम सही में प्राचीन नाम नहीं है। तेलंगाना के राजधानी भाग्यनगर है। वो भाग्यनगर में लोकमंथन होने वाला है नवंबर 21, 22, 23, 24। इसका मुख्य विषय लोक का अवलोकन करना। 3 सब-थीम से विचार, व्यवहार और व्यवस्था। लोक के बीच में उनका ये एक विचार है, वो विचार सही में क्या है? बहुत सारे विचारों के बारे में आप गहराई से अध्ययन किया है तो इट मे नॉट बी कोडिफाइड, कहीं ग्रंथों में लिखे नहीं होंगे। उनके गाना से, उनके कहानियों से, नृत्यों से, साहित्य से एक बात मालूम होता है, व्हेन वी आर ऑल थिंकिंग अबाउट वैदिक तत्व और पौराणिक तत्व, ये सब वहाँ के लोक गायन में, लोक नृत्य में विद्यमान है। भारत की एकता के बारे में भी खूब विश्वास हमसे भी, हम मतलब वी आर कंसिडरिंग आवरसेल्व्स एज द सिटी ड्वेलर्स, ऐसे लोगों से भी गंभीरता पूर्वक भारत की एकता के बारे में उनके सोच है। मैं एक छोटी सी उदाहरण भी बताकर समाप्त करूंगा। देखिए, भोपाल में पहला लोकमंथन
लोक मंथन के लिए कुछ निर्माण आवश्यकता थी। पुराने राजभवन के सामने का बड़ा मैदान में कुछ हॉल्स वगैरह, एग्जीबिशन का कुछ कंस्ट्रक्शन की जरूरत है। जब जब भारत के अंदर कंस्ट्रक्शन कहीं पर है तो भी उसके पहले हम वास्तु पूजा करते हैं मुख्यतः, क्योंकि कुछ खोदना है, कुछ पौधे काटना पड़ेगा, किसी भी लेकिन इसका अनुमति की जरूरत है। सही में वास्तु पूजा यानी first of all, I am not going deep into its spiritual aspect. I am just seeing it as a practical purpose. ये इसके सही मालिक पृथ्वी है, पृथ्वी माता है। पृथ्वी माता से अनुमति लेने का पूजा करते हैं, वास्तु पूजा। विचार हुआ वहाँ के मुख्यमंत्री जी, अभी के कृषि मंत्री शिवराज जी चौहान, वो था मुख्यमंत्री, वो स्वयं लोक मंथन की रिसेप्शन कमेटी के प्रेसिडेंट थे। शिवराज जी और इनके श्रीमती यजमान और यजमान पत्नी के रूप में पूजा करने के लिए बैठे थे। उसके पहले हमने चर्चा किया हु शुड बी द मेन पुजारी। ये पुजारी कौन होना, ये करने वाला कौन होना चाहिए। सामान्यतः क्या सोचेंगे हम, मैं किसी जाति वर्ग के खिलाफ नहीं बता रहा हूँ, सामान्यतः हम पूजा करना है तो एक जाति वर्ग के लोगों को बुलाते हैं। लेकिन वहां चर्चा करने के समय ऐसा तय किया लोक के प्राचीन प्रतिनिधियों से किसी को बुलाना, लोक परंपरा के आधार पर पूजा करना। तब जाकर हमारे कार्यकर्ताओं में उस दायित्व दिए हुए एक इंजीनियर है संगीत वर्मा, उन्होंने बताया अगरिया कम्युनिटी वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव कम्युनिटीज एमंग वनवासीज, लोग उसके पुजारी या मुखिया को बुला सकते हैं। वो हम पूजा चलते हैं, बुलाया। उन्होंने वहां आकर मुख्य पुजारी इस रूप में पूजा कर रहे थे। पूजा के शुरुआत में he was saying something, he was murmuring or whispering something, बता रहे, उनकी भाषा समझ में नहीं आ रहे, लेकिन वो जो बात बता रहे थे उसमें से कुछ भौगोलिक कुछ शब्द, मतलब काश्मीरम, द्राविडम, वंगम, ऐसा उनके प्रोनाउंसिएशन में दूसरा प्रकार से प्रोनाउंस करते, लेकिन लगभग मुझे लगा ये काश्मीरम शब्द बता रहे, नहीं तो वंग शब्द का उपयोग करते। ऐसा आई आस्क्ड संगीत इन बिटवीन, ये क्या बता रहे आपको। ये कार्यक्रम पूरा होने के बाद मैं बताऊंगा, ऐसा बता। कार्यक्रम पूरा होने के बाद वो अगरिया मुखिया के साथ लेकर गया और क्या बताया उन्होंने, इट इज एक्चुअली हमको एक ब्लिसफुल एक्सपीरियंस देने वाला था। व्हाट वाज ही सेइंग, भारत के चारों कोने से द पॉजिटिव शक्तियों को ही वाज इनवोकिंग दम ऑल टू भोपाल। वो आने के लिए कह रहे, आइए इधर, हम कुछ अच्छे काम शुरू करने वाला है, इसको अनुग्रह दे दीजिए। सी हम सोचेंगे क्या कुछ इस वास्तु पूजा करने के समय कश्मीर के बारे में, तमिलनाडु के बारे में, लेकिन दे आर थिंकिंग हाउ दिस थॉट केम इनटू देयर माइंड। दैट पर्टिकुलर जेंटलमैन हैज नेवर वेंट आउट ऑफ दैट फॉरेस्ट एरिया इन हिज लाइफ, बट फ्रॉम वेयर ही टॉट। ये बातें हम देखने की आवश्यकता, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग द रियल कल्चर एंड द ओरिजिनल सिविलाइजेशन इज बीइंग लिव्ड बाय दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी। स्टिल पूरे भारत में था, लेकिन हमारे मॉडर्न एजुकेशन के कारण हमने बहुत सारे खोया है, लेकिन वहां अभी भी जिंदा है, अभी भी जिंदा है। भास्करराव कलंबी करके संघ के एक वरिष्ठ प्रचारक थे। केरल में हम लोग डॉक्टर जी को देखा नहीं, केरल के संघ स्वयंसेवक, डॉक्टर जी जाने के बाद ही संघ प्रारंभ हुआ इसे, लेकिन केरल के वरिष्ठ संघ कार्यकर्ता लोग सब कहते हैं भास्करराव जी इस और डॉक्टर जी। भास्करराव जी बाद में वनवासी कल्याण आश्रम के अखिल भारतीय संगठन मंत्री बने। बीच बीच में जब जब प्रवास कम होता है, समय मिला है, तो वो जबलपुर से केरल आते थे, हम लोगों के साथ प्रवास करते हैं। प्रवास करने के समय कुछ बौद्धिक सुनते हैं, बाकी लोगों के बौद्धिक। एक जगह पर हिंदुत्व के महत्व के बारे में एक अपने अधिकारी का बौद्धिक सुनने के लिए भास्करराव जी भी चुपचाप बैठे थे। कार्यक्रम के बाद जब हम उनको लेकर कार्यालय जा रहा था, उन्होंने हमको पूछा, डू यू नो वेयर दिस सो कॉल्ड हिंदुत्व मूल्य वैल्यूज विच दैट जेंटलमैन वाज टॉकिंग इज स्टिल लिविंग। सत्य के बारे में हम बताया, धर्म के बारे में बताया, मातृवत परदारेशु कंसेप्ट आपने बताया। अभी भी जिंदा कहाँ है भाई, वो केवल जिंदा है इस वनवासी अंचलों में, वनवासी बंधुओं के बीच में। सत्य, हमेशा सत्य ही बोलते हैं। उनके सामने कुछ देखा है तो भी उनका नहीं है तो वो नहीं लेते हैं, देते हैं। परद्रव्येषु लोष्टवत, परद्रव्य अन्यों के है तो ये मेरा नहीं है, मैं क्यों लेना, मैं हाथ क्यों लगना है।
जो कुछ धर्म सत्य, ये सब बातें अभी भी जिंदा वही है. सो इफ यू वांट टू लर्न हिंदुत्व, कम विथ मी, मेरे साथ आइए, मैं सिखाऊंगा. ये बहुत लगभग 25-30 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ. सो ये बातें सब हम आपस में चर्चा करने के एक मंच के रूप में लोकमंथन है. इस बार लोकावलोकन इस दृष्टि पर, लोक विचार इस दृष्टि पर, लोक व्यवस्था, लोक व्यवहार, ये सब के बारे में सीरियस डिस्कशन एंड इससे रिलेटेड प्रस्तुतियाँ, आई वुड लाइक टू से, इससे रिलेटेड ऐसा कार्यक्रम सब 4 दिन में होने वाला है. और इस कार्यक्रम में भारत के अंदर बहुत सारे कलाकार और विचारक लोग आएंगे. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहले भी कुछ विदेश से कुछ लोग आए, डेविड फ्रोली जैसे लोग आए थे, लेकिन डेविड फ्रोली इज मोर ए भारतीय. लेकिन कुछ लोग अभी भी भारत के बाहर भी, स्पेशली प्री अब्राहमिक रिलीजियंस के प्रतिनिधि लोग भी इस बार आएंगे. आपके जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ऑलरेडी एस्टोनिया से कुछ लोग, ये लोक परंपरा जीवित करने ऐसे लोग आ रहे हैं. यसीदी आप लोग सुने होंगे, स्पेशली ये सीरिया ISIS समय पर आप लोगों को मालूम है, ISIS लोगों ने पूरे विश्व के सबसे खूबसूरत लड़कियां, युवतियां, ये यसीदी महिलाएं हैं. ऐसे लोगों को चोरी करके लेकर उनके कैंप में रखा है. काय के लिए है आप सभी को मालूम है, सेक्स स्लेव्स लेकर गए यसीदी लोग. बट यसीदियों की परंपरा अगर देखा है तो स्टिल दे आर वर्शिपिंग, उनके सिंबल इस रूप में वर्शिप करते हैं मोर के पंख यानी कार्तिकेय परंपरा में जीवित रखने वाले. ऐसे यसीदी लोग सीरिया से असीरिया से कुछ लोग आने वाला है. मोस्ट प्रोबेबली रानी सुकमावती फ्रॉम इंडोनेशिया, वो भी पार्टिसिपेट करने वाला है. सो इन द रियल सेंस इस बार का लोक मंथन एक इंटरनेशनल अफेयर है. अंदर भारत के संबंधित इंटरनेशनल, विश्वमेकम भवत्येक नीडम, ये पूरा विश्व हमारे लिए एक पक्षी का घोंसला जैसा है. इट्स ए नेस्ट ऑफ बर्ड, ऐसा हम मानते हैं. ऐसा एक कार्यक्रम होने के पहले पूरे भारत में कुछ सेलेक्टेड प्लेसेस, कर्नावती जैसे सेलेक्टेड प्लेस, कुछ दिन पहले भावनगर में, कुछ दिन पहले कच्छ में, इस प्रकार प्री लोकमंथन इवेंट्स कर रहे. आज यहाँ कर्नावती लोकमंथन इस नाम पे एक प्री लोकमंथन शुरू हो रहा है. मुझे लगता है पार्टिसिपेशन के दृष्टि पर केवल मात्र नहीं बता रहा हूँ, यहाँ के एग्जीबिशन, बाकी कलाकृतियाँ, जो आने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपस्थिति, इस दृष्टि पर ये एक सही में एक बड़ा लोकमंथन जैसा ही हम लोग मनाते हैं, ऑर्गेनाइज किए हैं. इसलिए ऑर्गेनाइजर सभी को मैं एक प्रकार के धन्यवाद, मैं कौन हूँ धन्यवाद आपको देने के लिए, फिर भी मेरा मन का आनंद और आश्वास और अभिमान, मेरा एक प्रेस्टीज, प्राइड, ये आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं. और इस प्रकार के कार्यक्रमों के द्वारा भारत के सही स्पंदन क्या है, सही आइडिया क्या है, द वेरी आइडिया ऑफ दिस भारत समझने का एक मौका हमको मिलेगा. और लोक कला और लोक संस्कृति का महत्व भी आपको समझने का एक अवसर होगा. 2 साल पहले, अगेन उदाहरण ऐसा आते हैं, समापन है, आप इसके आगे नहीं चलेंगे. 2 साल पहले भारत के फिल्म अवार्ड जब दिया था, उसमें पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ भारत फिल्म अवार्ड सेरेमनीज प्लेबैक फीमेल सिंगर इस रूप में केरल के जनजाति के एक महिला, अपने जो एक माता जी नाचियम्मा इज फ्रॉम ए ट्राइबल कम्युनिटी, उनको दिया था. पणिया कम्युनिटी का है. इट इज ए लोक संगीत, आई एम नॉट सेइंग फोक संगीत, लोक संगीत है. एंड इनको फर्स्ट मिला. इट इज नॉट इन इवन इन मलयालम, इट इज ए मिक्सर ऑफ तमिल एंड प्राचीन भाषा, इसको फर्स्ट अवार्ड मिला. लेकिन केरल में ऐसे कुछ लोग हैं, आपको मालूम है, ये लोग दे आर थिंकिंग दैट दे नो एवरीथिंग. ऐसा केरल फर्स्ट नंबर 1 है ना, ऐसा स्वयं सोचते हैं, लिटरेचर है. ऐसा सोचने वाला एक जर्नलिस्ट, इंस्पायर्ड बाय ए पर्टिकुलर आइडियोलॉजी ऑफ विच वी हैव डिस्कस्ड एर्लियर, वो
उस प्रकार के एक जर्नलिस्ट ने नाचिया माँ को एक क्रूअल क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू से इट वाज अ क्रूअल क्वेश्चन टू दैट पुअर माता, बट शी वाज नॉट ए पुअर माता। उन्होंने शो किया, उनको पूछा फ्रॉम विच घराना यू टॉट यू लर्नड संगीत, ऐसा पूछा। सामान्यतः उस प्रकार के लोग थोड़ा शर्म आ जाएगा, पीछे जाएंगे, लेकिन वो महिला इतना एक प्रकार से गर्व के साथ उन्होंने बताया। मैंने वो अंग्रेजी में बताऊंगा, मलयालम में बताए तो आपको नहीं मालूम होगा। शी सेड I learned this music from that valley where thousands of flowers are blooming. ये फूल खिलते हैं, वो खिलने वाला फूलों से मैं संगीत सीखा है। And also from that valley where in which lakhs of birds are chirping. वो पक्षियों का जो शब्दों से मैंने संगीत सीखा है। This is the originality of our लोक संस्कृति। This is the originality of लोक संगीत, लोक संस्कृति, लोक परंपरा। इसको सामने लाने के लिए हमें प्रयास कर रहे हैं। यहाँ जो प्री लोकमंथन इवेंट हो रहा है, इसका मतलब आप लोग भाग्यनगर में नहीं आना, ऐसा नहीं है। आई वुड लाइक टू इन्वाइट एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द लोकमंथन कमिटी, you please, how many of you have registered I don't know, रजिस्टर नहीं किए तो आज ही रजिस्टर करिए। भाग्यनगर लोकमंथन में भाग लेने के लिए सभी लोग आगे आइए। नमस्कार, वंदे मातरम। नमस्कार। मैं अब राजमाता जी से विनती करूंगा कि वे अपना विषय रखें। नमस्कार। आज मंच पर उपस्थित आदरणीय पद्म विभूषण श्री सोनल मानसिंह जी, आदरणीय ऑल इंडिया कन्वीनर ऑफ प्रज्ञ प्रवाह श्री नंद कुमार जी, हमारे ही बड़ौदा के जाने माने एडवोकेट अवधूत सुमन जी, और आप लोग सब उपस्थित यहाँ। मेरा तो यहाँ गुजरात यूनिवर्सिटी में आने का ये पहला मौका है, तो मैं यहाँ के सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। मेरे पहले श्री नंद कुमार जी ने विस्तार पूर्वक इस लोक मंच की, लोक मंथन की जो विचार है, जो मुख्य विचार है, उनका बहुत विस्तार पूर्वक आप लोगों से शेयर किया है। ये सच है कि हमें हमारे सोच में, विचार में और व्यवहार में भारतीयता को लाना है। और भारतीयता को लाना, मैंने जैसे आपने कहा मेरे पहले कि सभी वर्ग के लोगों को साथ में लेके चलना है, क्योंकि हमारा जो विचार, जो भारतीयता का पहले का विचार था, वो इसी प्रकार था कि वो तो बाद में जब ब्रिटिशर्स आए, कॉलोनियल रूल आया, उसमें डिवाइड एंड रूल जैसा जो उनकी प्रथा थी, पर खेद की बात है कि वैसे डिवाइड एंड रूल बाद में चलता ही गया, क्योंकि राजनीति बीच में आ गई। और सबके लिए ये अच्छा था कि अलग अलग वर्गों में सबको बांट दे, जिससे अलग अलग वोट बैंक सबके साबित रहे और अच्छे रहे। तो ये हमको भारतीयता में बंद करना है और कम करना है। और हमारा देश जो बिल्कुल आगे
चलने के लिए बात हो रही है। आप देख रहे हैं कि दुनिया में हर तरफ अशांति और युद्ध का वातावरण फैला हुआ है। भारत के तो चारों तरफ हम तो घिरे हुए हैं लोगों से जो युद्ध की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार के अवस्था में हमें क्या करना है? हमें किस तरह से, जो पहले भी एक बार स्वामी विवेकानंद ने कहा था जब वो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में पहुंचे थे, तब उन्होंने हिंदुत्व क्या है और भारतीयता क्या है उसका अच्छा उदाहरण दिया था। तो हम किसी पे आक्रमण नहीं करते और जो हमारे शरण में आया उनको सबको हमने शरण दिया है, ऐसे उन्होंने उस समय बिल्कुल शिकागो में प्रोक्लेम किया था। और यही हमारी शक्ति रही है इतने सालों की। तो ये जो विचारधारा है उसको हमें किसी भी तरह सभी वर्गों को लोगों को एक साथ लेके, पर खास ये तभी हो सकता है जब हमारे जो हमारी युवा शक्ति है, हमारे देश की सबसे महान युवा शक्ति, सभी देशों से ज़्यादा हमारी युवा शक्ति है। अब जब ये युवा शक्ति में सच में ऐसे विचार आए कि हमको बंटना नहीं है, हमको सबके साथ लेके चलना है, ये बहुत 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 ज़रूरी है। और इसीलिए मैं इस मंच से जुड़ने का मुझे गर्व है। और भारतीय विचार मंच जो गुजरात में चल रहा है, और इस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए मैं इसके साथ जुड़ी हुई हूँ। Because that is what is appealing to me from internally. I believe in it and I'm doing something that I believe in. इसलिए नहीं कि किसी ने कहा और किसी ने कहा। तो इसलिए it is important that we ourselves believe in what we want to do. जब से आप अंदर से नहीं, आपको ये आवाज़ नहीं आएगी तो सिर्फ ऊपर ऊपर का काम होगा। तो मैं खास, we don't have a much of an audience today, but I think the ideas can spread more among the important people who are here today. Somehow, बड़ौदा में तो हमारा बहुत पुराना कल्चर था, क्योंकि कॉलोनियल रूल था, फिर भी बड़ौदा स्टेट एक अलग ही, इट वाज लाइक एन आइलैंड बीच में, जहाँ संस्कृति का, अपने संस्कृति का संवर्धन हुआ, जहाँ लोगों की रक्षा हुई, हर प्रकार के लोगों की रक्षा हुई, जहाँ आदिवासी लोग, जहाँ वन में रहने वाले लोग, जहाँ दलित लोग, सबको आगे बढ़ने का व्यवस्था रही है। आप तो जानते ही हैं, सब गुजरात के लोग तो जानते ही हैं। महाराजा साहब ने तो उस समय, क्योंकि दलित वर्गों को, आदिवासी वर्गों को शिक्षण नहीं मिल रहा था जो वो चाहते थे कि उन्हें मिले, तब उन्होंने वहाँ से, पंजाब से आर्य समाजी लोगों को बुलाया और उनको कहा कि आप इनके लिए हॉस्टल खोल के शिक्षण प्रदान करें, जिससे कि ये वर्ग भी आगे आए और हमारे से दूर न हो। शिक्षण सबका अधिकार है और सबको मिलना चाहिए। और ये उन्होंने दिखाया कि प्राथमिक शिक्षण 100% was achieved in Baroda state before independence. तो ये तो it's all history. फिर भी this was the mindset and this was the thinking कि भारतीयता को बढ़ाना है। ये उन्होंने विचारधारा, उन्होंने कितने हमारे उस समय जो नेशनलिस्ट मूवमेंट के लोगों थे उनको सहारा दिया, उनको पनाह दिया। बाहर से, ब्रिटिश इंडिया से भाग के लोग वडोदरा राज्य में आते थे और वहाँ उनको सुकून मिलता था, एंड वहाँ चर्चा होती थी, डिस्कशन होता था कि आगे क्या करना है। जब यूरोपियन कल्चर का इतना आर्ट और लिटरेचर में बात चल रही थी, तब उन्होंने अपने भारतीय राजा रवि वर्मा को प्रोत्साहन देके उनकी कला को प्रोत्साहन दिया।
नंदलाल बोस जैसे कलकत्ता से बुला के उनको हमारे कीर्ति मंदिर का पूरा फ्रेस्कोज पेंट करने के लिए कहा। तो उन्होंने ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया, चाहे वो शिक्षण में हो, आर्ट में, कल्चर में, संगीत में, जो अपने भारतीयता को आगे बढ़ा सकें। ये तो आप जानते ही हैं। सबसे पहले फर्स्ट एवर म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन बड़ौदा। सभी वर्गों के लोगों को उन्होंने संगीत का शास्त्र लगाया। वहाँ जब हाई कोर्ट भी बना तो उसको न्याय मंदिर का नाम दिया। इट वॉज नॉट कॉल्ड हाई कोर्ट, इट वॉज नॉट अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, न्याय का मंदिर उन्होंने नाम दिया। वहाँ की न्याय की देवी को भी उन्होंने अंधा और ब्लाइंड फोल्डेड, जो यूरोपियन टाइप की जो देवी थी, ग्रीक गॉडेस, ऐसे नहीं, उन्होंने एक अपनी भारतीय देवी साड़ी में, और वो आंखें खुले हुए और एक साथ में हाथ में तराजू और एक हाथ में पुस्तक लिए हुए, तलवार नहीं, ऐसे देवी को न्याय मंदिर में उपस्थित किया। और जो आज हमें खुशी की बात है कि अभी हमारे चीफ जस्टिस ने अपने इंडिया के चीफ जस्टिस ने, श्री जस्टिस चंद्रचूड़ ने, अब वही स्वरूप अब अपने देवी का वहाँ अपने सुप्रीम कोर्ट में अब अपनाया है। पर कितने साल पहले महाराजा साहब ने ये सोच के उस प्रकार की न्याय की देवी बनाई थी जो पूर्ण भारतीयता थी। तो ये ऐसे काम उस समय हुए थे। ओरिएंटल इंस्टीट्यूट बनाया जो 100 साल पुराना, और सब दूर अपने पुराने ग्रंथ जो खराब हो रहे थे, जो खो जाने वाले थे, ऐसे ओरिजिनल ग्रंथ को सब दूर भारत से लाके उनका संवर्धन हमारे ओरिएंटल इंस्टीट्यूट में। तो कितने हज़ारों से भी ज़्यादा ग्रंथ पाम लीफ में लिखे हुए, संस्कृत में, पाली भाषा में, मोड़ी भाषा में लिखे हुए, सभी अभी उसका संवर्धन हो रहा है। उसी ग्रंथ के आधार, उस अब डिजिटलाइज कर रहे हैं, उसी ग्रंथ के आधार पर हम राम जन्मभूमि का भी हम डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे सके कि यही स्थान था जब जहाँ श्री राम का जन्म हुआ। जब उनको कोर्ट में चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट में, कि आपका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ क्या है, तो हमारे ओरिएंटल इंस्टीट्यूट से डॉक्यूमेंट मिला जो 1000 साल पहले कहीं महाराष्ट्र के गांव से लाए थे। उसमें लिखा था कि कहाँ कहाँ राम का जन्म हुआ, पूरा डिस्क्रिप्शन। सो ये ऐसे काम जो आज भी रेलेवेंट है, जो आज भी हमारे लिए उपयोगी हैं, ऐसे काम उस समय हुए थे। और सभी वर्गों को लेके चलने का तो ये खास मुख्य ध्येय था। इसी को सोच के महाराजा ने बाबा साहेब आम्बेडकर को शिक्षण के लिए भेजा, उनको कोलंबिया यूनिवर्सिटी भेजी और उनको बाद में वहाँ बुलाया। तो ये तो आप लोग सब जानते ही हैं। फिर भी हमें फिर याद करने की ज़रूरत है कि ये सब हमारे देश में हुआ, एंड वी वर रिच इवन दो कॉलोनियल इन्फ्लुएंस वाज देयर, बट देयर वर पॉकेट्स इन इंडिया वेयर हम लोग कुछ संवर्धन कर सकें, जो क्राफ्ट्स के लोगों को संवर्धन कर सकें, हमारे वीवर्स का रक्षण कर सकें, जो अच्छे बुनाई करते थे, हमारे क्राफ्ट्स के लोग जो अच्छी चीज़ बनाते थे, उन लोगों का संरक्षण वहाँ हुआ क्योंकि उस चीज़ों का उपयोग होता था। तो इसीलिए हम उनको बचा सके। तो ऐसे ये जगह रहे हैं और ऐसे काम हुए हैं। तो इसलिए मुझे आज खुशी है कि मैं इस मंच के साथ आज यहाँ जुड़ी हुई हूँ, और आप लोगों के साथ आज मैं कुछ बोलने का आपने बुलाया और बोलने का मौका दिया, तो मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ। इस लोक मंथन के मेरे बहुत बहुत शुभेच्छाएँ, शुभकामनाएँ कि इट माइट बी अ मेल्टिंग पॉइंट फॉर गुड थिंकिंग, जो अच्छे विचारों से यहाँ से निकले। और जैसे आप नंद कुमार जी ने कहा है कि बाद में जो मेन फंक्शन होने वाला है, वहाँ एक अच्छा प्रवाहपूर्वक यहाँ से भी लोग विचार करके वहाँ जाएं। एंड हमारे जो आपके लोक मंथन का खास का विचार है कि सभी जगह से अच्छे माने अच्छे विचार आना चाहिए।
तो यही ध्येय है और ये इसी तरह मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए भारतीयता को हम लाने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। और भारतीयता जो बहुत आज की एक इट्स अ नीड ऑफ द आवर एंड वी कैन टेक इट फॉरवर्ड इन द रियल सेंस, और जो हम खुद अपने तरह से हम सोचें उस विचार को हम आगे बढ़ा सकते हैं। और हमारे देशभक्ति की जो ये फीलिंग है जो सब में हमारे युवान में हम इंस्टिल कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्र पहले यही देशभक्ति है और राष्ट्र को सोच विचार करके ही सभी अच्छी चीज़ें आती है। सो इसमें तो सभी चीज़ आ जाता है, अच्छे विचार, केयर फॉर पीपल, केयर फॉर एनवायरनमेंट, सब कुछ इसमें आ जाता है। यू कांट, राष्ट्रभक्ति नहीं होगी अगर आप इस सब चीज़ की विचार सोच विचार नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको एक बार फिर शुभेच्छा और धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब मैं अतिथि विशेष आज के डॉक्टर सोनल मानसिंह जी को निवेदन करूंगा। जी, थोड़ा सत्र में बदल हुआ है, बारिश और थोड़ा समय के अनुसार हमने 2 सत्र एक कर लिए हैं, तो अब जी डॉक्टर सोनल मानसिंह जी। जय जय गरवी गुजरात, દીપે અરુણું પ્રભાત. જે ગુજરાતીઓ અહીંયા છે ને, ઘણા ગુજરાતીઓ છે. કોની કવિતા છે ખબર છે? ના. વીર નર્મદ, બરાબર, વીર નર્મદ. વીરનો એમને ખિતાબ એટલા માટે આપ્યો જે ઘણા ગુજરાતીઓ, હવે તો આપણે મોદી સાહેબને પણ વીર મોદી કહી શકીએ, અને આપણા સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ પણ વીર નર્મદે ગુજરાતી ભાષાને સ્વરૂપ આપ્યું અને ગુજરાતની ધરતીને વખાણી સલામ કરી, અને જેને કહીએ કે गुजरात की अस्मिता ने फरीथी जागृत करी. मैं हिंदी में बोलूँगी, मुझे नहीं पता कि कितने गुजराती हैं, अब तो बहुत ही कम रह गए हैं यहाँ पर. मैं नंद कुमार जी को कह रही थी कि ऐसी बातें सुनने के लिए यदि यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं ना आएँ तो इसका प्रयोजन क्या होगा. मेरा ये मूलभूत प्रश्न होता है कि जो वी डू नॉट विश टू कन्वर्ट एनीवन, बट वी नीड टू शेयर आवर आइडियाज एंड थॉट्स, स्पेशली विद द यंग जनरेशन. वेयर आर दे? एंड दिस इज वेयर आई थिंक वी नीड टू पुट आवर हेड्स टुगेदर. जो नैरेटिव्स के बारे में बात की नंद कुमार जी ने, नैरेटिव्स कैसे गढ़े जा रहे हैं लगातार, एक के बाद एक के बाद एक, कभी कभी टुगेदर, टू प्रूव दैट इंडिया, दैट इज भारत, जबकि अंबेडकर जी ने लिखा था भारत दैट इज इंडिया. अब आप देखिए कि द सटल चेंज क्रम में क्या कहता है. और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब विदेश जाते हैं और ये उनका विमान उतरता है, लिखा हुआ है भारत, नॉट इंडिया. बहुत बड़ी बात है, परसेप्शन. व्हाट आर वी ट्राइंग टू शो, व्हाट आर वी, हम क्या हैं.
हम धरती से जुड़े हुए लोग हैं, भारत भाव राग ताल की धरती से जुड़े हुए लोग हैं हम। यहाँ भाव की अखंड धारा बह रही है सदियों से। प्राचीनतम काल, जब कहते हैं ना 5000 वर्ष हमारी संस्कृति, ना 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 ना, बहुत बड़ी गलती हम कर रहे हैं। हम अपने आप को क्यों इतना छोटा कर रहे हैं? यदि आप आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, एस्ट्रोनॉमी, ज्योतिष, इन सब को मिलाएं तो जैसे कि वाल्मीकि रामायण में उन्होंने क्या क्या संकेत दिए हैं कि कौन सा नक्षत्र था सर पे जब श्री राम का जन्म हुआ, और उसकी सारी जो छानबीन की गई है, अक्षरशः वो तिथि आ गई, उस समय आ गया। अब तो आपके पास बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के साधन हैं, लेबोरेटरीज हैं, क्या नहीं है। वैसे ही श्री कृष्ण जन्म। अब आप सोचिए कि श्री कृष्ण भालका तीर्थ सोमनाथ के पास, वही पीपल का पेड़ जिसके नीचे बैठे थे श्री कृष्ण, अंत में द्वारका स्थली हो गई थी। सारा यादव परिवार नष्ट हो चुका था और वो अकेले बैठे थे, एक घुटने पे दूसरा घुटना रख के, पैर चढ़ा के, उस पीपल के वृक्ष के तने का सहारा लेकर। दूर से जारा शिकारी ने, जो उनका गुलाबी पैर का तलवा था, तड़ियों कहिए ना, पगनू, वो देखा और हिरन का मुंह समझ के तीर तान के मारा। और जब वो अपना शिकार लेने गया तो देखा, अरे बाप रे, ये क्या हो गया। वो पीपल का वृक्ष आज भी है, उसका कार्बन डेटिंग और उसके अलावा भी जो साइंटिफिक इंक्वायरीज होती हैं, टेस्ट होती हैं, सब हो चुकी हैं। कहा गया है 5000 वर्षों से भी वो पुराना वृक्ष है। ये तो श्री कृष्ण का अंत था। अब श्री कृष्ण जी के जन्म, द्वापर युग, उसके पहले त्रेता युग श्री राम, उसके पहले सत्य युग जहाँ वेद वेदांग की रचनाएं हुई, मोहनजोदारो, हरयूपीय, हरप्पा की संस्कृतियाँ, लोथल, धोलावीरा, हमारे सामने इतने सारे प्रमाण हैं, फिर भी हम मानने को तैयार नहीं हैं कि हमारी संस्कृति प्राचीनतम है। आप गिनिए तो 20-22 हजार वर्ष तो यूं निकल आएंगे। कहने का तात्पर्य यही है जो नंद कुमार जी ने भी कहा, हम सब कह रहे हैं बार बार, यूनान और मिस्र रूमा मिट गए सब जहाँ से, मगर अब तक है बाकी नामो निशान हमारा। इजिप्ट, सुमेरिया, सब रोम, ग्रीस सब मिट गए, लेकिन भारत की सभ्यता संस्कृति का प्रवाह अविरत आज भी बह रहा है। और हम सब उसके गर्व से हमें कहना चाहिए कि जी, ये भारत भूमि वही है जहाँ सब कलाएं पनपी, विज्ञान पनपे। उन्होंने वेदों की बात की, हमारे 4 वेद हैं, उसके बाद हमारे उपनिषद हैं, ब्राह्मण हैं, आरण्यक हैं, कितने सारे ग्रंथ हैं, महाभारत, रामायण हैं, श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् देवी भागवत पुराण है, पुराणों की संख्या है और आज भी उस पे काम हो रहा है। तो एक शब्द जो वो उन्होंने बहुत सारी बातें की, डीमिस्टिफाई,
एक शब्द बहुत प्रचलित हो चुका है। हमारे मित्र यहाँ 2 प्रोफेसर्स बैठे हैं अहमदाबाद यूनिवर्सिटी के, आप जानते हैं माइथोलॉजी शब्द यूज़ करते हैं। माइथोलॉजी, इंडियाज़ माइथोलॉजी, सॉरी, माइथोलॉजी, मिथोस ग्रीक शब्द है, लेकिन दैट इज़ अ फेरी टेल, गढ़ी मन गढ़ंत बातें। हमारे यहाँ पुराण कहते हैं, प्राचीन में जो हो चुका, प्राचीन काल में, पुराण काल में जो हो चुका इतिहास है, कथाएं मनगढ़ंत नहीं हैं। अब वहाँ से चली आ रही हैं हमारी लोक परंपराएं, जिसकी बात कर रहे थे कि ये शास्त्रीय है, ये लोक है, ये जनजाति की है, ये सारी बातें अभी की हैं, ये पुरानी नहीं है। हमारे भरतनाट्य शास्त्र में जो कम से कम 2000 वर्ष पुराना तो है ही है, शायद ज़्यादा हो, और उसके पहले और 24 नाट्याचार्यों के नाम भी दे दिए गए हैं। तो उसमें है देसी और मार्गी, देसी और मार्गी। हमारा गरबा है, रास है, हमारे जितने लोक नृत्य हैं, लोक संगीत हैं, भजन है, दोहे हैं, गीत हैं, पद हैं, वो सारा लोक संगीत है। और जितने आप कहते हैं, जैसे बता रहे थे फोक डांस, इट्स सच अ चीप वर्ड। लोक नृत्य जो लोगों का है, लोगों की ऊर्जा, सामूहिक ऊर्जा को दर्शाता है। अब गरबा, अभी तो नवरात्रि हो गई और मैंने जानबूझ के मेरी बांधनी पहनी। मैंने सोचा कि गुजरात में जा रही हूँ तो लोग शायद कहेंगे वाह सोनल बेन वाह, तो मैं गुजराती हूँ बाय द वे। पता है आपको? नहीं पता? एक आध पता छे? आ कई भाषा बोलो છો ભાઈ? નથી હિન્દી, નથી ગુજરાતી? હા, તે મારી બા કાઠિયાવાડની, રાણપુર લીમડીની, બરાબર. અને મારા પણ મારા દાદાજી સુરતના હો. હા, એટલે સુરતનું જમણ ને કાશીનું મરણ એમ. હાજી 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 હાજી. અરે વાહ વાહ, હું ધન્ય થઈ ગઈ. વાહ, થેન્ક યુ, ધન્યવાદ ધન્યવાદ. હું તો એમ કહું છું બધાને, કારણ કે દિલ્હીમાં ને બીજે બધે લોકો સોનલ માનસિંગ સાંભળીને કહે કે ભાઈ ખબર નથી હવે ક્યાંના છે. કોઈ પૂછે કે તમે રાજપૂત છો, રાજસ્થાનના છો, યુપીના છો, અહીંયાના છો, ત્યાંના છો. ભાઈ હું છું, પણ હું 71 પેઢીની ગુજરાતણ છું, બસ. એટલે આપણે ગરબા ગાઈએ, ગરબાનો પાછો અર્થ સમજાવવો પડે કે ગર્ભ, અને જે આપણે સરસ મજાનું માટલું મૂક્યું હોય વચ્ચે પરફોરેટેડ, એની અંદર દીવો હોય, જો અસલી ગરબા અમે કરતા. એ દીવો ચેતના, આ સૃષ્ટિના માતાના ગર્ભની ચેતના, ભગવતીની ચેતના, ભગવતીનો પ્રાણ, એનો ગર્ભ જેમાંથી સૃષ્ટિ જન્મી. કેટલો ભવ્ય વિચાર! વોટ અ થોટ! અને એની આસપાસ ગોળ, વર્તુળાકાર, બાય વર્તુળ, इट इज़ अनएंडिंग, नेवर एंड्स, कभी ख़त्म नहीं होता है. चाहे वो काल चक्र है, चाहे वो ऋतु चक्र है, चाहे जीवन चक्र है, गोल होता है हमेशा. तो वर्तुल इज़ द परफेक्ट शेप. अब ये सारी जो बातें हैं, उसमें एक बात मैं जोड़ना चाहूँगी कि हमारा श्री कृष्ण भागी भागी ने क्या आया? રણછોડરાયજી ક્યાં પધાર્યા? દ્વારકા. દ્વારકા. બીજે કશે નહીં ગયા. He did not go east, he did not go south. He ran from Mathura and reached દ્વારકા. ગુજરાતની આ ગુર્જર ભૂમિ, એની પણ જે અસ્મિતા છે, એનું ખમીર છે, ત્યાંથી પણ આપણને પુરાવો મળે છે. અને આસામ હું ઘણી જાઉં છું, ભગવતી કામાખ્યા,
ત્યાંના કામરૂપ, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ કામરૂપ. કામરૂપમાં રાજકન્યા ઉષા, બાણાસુરની દીકરી, એ રાજકુમારીની એક મિત્ર ચિત્રલેખા. તમે વિચાર કરો ને તમે કહો એ પહેલાં એ ચિત્ર દોરી આપે તમને. ઉષાના સ્વપ્નમાં અનિરુદ્ધ આવ્યા. શ્રી કૃષ્ણના મોટા ધ એલ્ડેસ્ટ સન प्रद्युम्न, रुक्मिणी श्री कृष्णना के बेटे प्रद्युम्न, और उनका पुत्र अनिरुद्ध. उषा के सपने में आया. उषा बड़ी विवल हो गई. सुबह उठ के कहती चित्रलेखा को, ये स्वप्न में आया ये पुरुष, बस मैं बताओ. तो उसने चित्र बनाया. जैसे जैसे उषा बोलती गई पता लगा कि ये तो द्वारका का राजकुमार है. अब चित्रलेखा के पास एक और थी शक्ति. वो गई उड़ के अनिरुद्ध को सोते हुए उड़ा के ले आई कामरूप. ये पुराण है, माइथोलॉजी नहीं है. और वहाँ उनका विवाह हुआ. उसके बाद श्री कृष्ण परिवार के समेत आए और उषा को लेकर द्वारका आए. अब ये उषा को एक और वरदान था. हम कहते हैं कि तांडव नृत्य शिव जी का है, लास्य पार्वती का है. स्वयं पार्वती जी ने उषा को लास्य सिखाया था. क्यों? कि बाणासुर, उनके पिता महाराजा बाणासुर शिव जी के परम भक्त थे. पार्वती ने उषा को योग्य समझा, लास्य सिखाया. वो गुजरात आई, द्वारका आई और सौराष्ट्र की स्त्रियों को लास्य सिखाया, जो आज आप गरबा के नाम से जानते हो. ये इतिहास है. तो ऐसा जो एक अमेलगमेशन है, संगम है, संस्कृति, विज्ञान, साहित्य, कलाएं, उसमें सारी आ जाती हैं. मैं भरतनाट्य शास्त्र की बात कह रही थी, मार्गी एंड देसी. तो आप यदि गरबा को देसी समझते हो ठीक है, अच्छा है. मार्गी कौन सा है? कि जो शास्त्र का मार्ग पकड़ता है. लेकिन शास्त्र ये नहीं कहता कि ये अशास्त्रीय है. इसलिए ये पूरा जो एक डायलॉग है या वाद नहीं विवाद है, वो सरासर गलत है. सरासर गलत है. आपके पास स्वर्ण का एक टुकड़ा है, सोने का, उसको आप तपाएंगे तो कनक बनेगा और चमकेगा. मार्गी और देसी यही है. देसी के बिना मार्गी नहीं है, मार्गी के बिना देसी हो सकता है. ये फ़र्क है. तो हमारे जितना दोहा चारणों जे दोहा गाय છે, આપણા નરસિંહ મહેતા લખી ગયા, જે વોટ આઈ ડू इन माई नाट्य कथा नाउ डेज. आपने देखी है राजमाता जी, और कृष्ण पे है, श्री राम पे है. मेरी कथाएं बहुत हैं, नाट्य कथा. तो उसमें मैं जब ये वर्णन करती हूँ, कालिय नाग आके यमुना में बैठ गया. यमुना काली हो गई, विषमयी हो गई, विषैली हो गई, और खेलते खेलते जानबूझ के श्री कृष्ण चले गए यमुना और गेंद फेंकी और कूद पड़े कि मैं गेंद लाने जा रहा हूँ. यहाँ पे हाहाकार मचा. कालिय नाग से युद्ध किया और वो गेंद लेके आए. कालिय नाग का दमन किया, मारा नहीं. तो कितना सुंदर है. जड़ कमल दड़ छांडी जाने बाड़ा, स्वामी अमारो जागशे. जागशे तने मारशे, मने बाळ हत्या लागशे. जड़ कमल दड़ छांडी जाने बाड़ा. अब ये जो है उसको आप देखिए तो भरतनाट्यम हो, कुचिपुड़ी हो, ये प्रसंग को सब लोग करते हैं. चाहे वो संस्कृत में हो, तेलुगु में हो, तमिल में हो, उड़िया में हो, बंगाली में हो, ये प्रसंग सब करते हैं. उसमें कितनी ह्यूमर है, क्योंकि हमारी जो लोक कलाएं हैं वो गंभीर भी हैं, लेकिन उसमें सारे रस भी हैं.
उसमें श्रृंगार भी है, हास्य है, वीर है, रौद्र है, भयानक है, अद्भुत है, बीभत्स भी है, और अंत में वो शांत बन जाता है, लोगों के मन में अपार आनंद की शांति लाता है। तो ऐसे हमारे लोक कलाओं में जो मक्खन है, वो लोक मंथन जो है, वो इस मक्खन को निकालने की प्रक्रिया है, धरती से फिर से जोड़ने की प्रक्रिया है। मैं लिख के कुछ सोच के लाई थी होटल में, मुझे भी 10 मिनट मिले, सुबह दोपहर लेट मॉर्निंग पहुंची हूँ मैं। तो उसमें एक आपको मैं ये देना चाहूँगी, लोक मंथन आत्मा की भी बात करता है कि भारतवर्ष की मिट्टी की आत्मा क्या है। मिट्टी की आत्मा है, इस मिट्टी की सुगंध है, इस मिट्टी की आवाज़ है, इस मिट्टी का संगीत है, इस मिट्टी का नृत्य है। लेकिन आत्मा क्या है जिसकी हम बड़ी बात करते हैं, आत्मा, परमात्मा, सारे गोस्वामी, बापू, सब लोग कथाओं में आत्मा की बड़ी बात करते हैं। आत्मा है क्या? कहाँ है? आप उसको छू सकते हो, पकड़ सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। आत्मा की आवाज़, आत्म मंथन, आत्म प्रकाश, आत्मबोध, आत्मशक्ति, आत्मबल। लेकिन एक बहुत सुंदर श्लोक जो मैं पढ़ी थी, सीखी थी, जिसका जीता जागता चित्र देखना हो तो जगन्नाथ है, लेकिन आत्मा की बात है। अपाणी पादो, पाणी यानी हाथ, जिसके हाथ नहीं ने पैर। अपाणी पादो, जवनोग्रहीता, फिर भी सबसे आगे दौड़ता है। पश्यति अचक्षु हो, सब देखता है, आंखें नहीं है। स शृणोति, अकर्ण है, कर्ण यानी कान, सब सुनता है। सवेत्ति वेद्या, सब जानता है। न च तस्यस्ति वेत्तम, लेकिन उसको कोई नहीं जानता, पहचानता। तमायु अग्रयम पुरुषम महांतम, पुरुष यानी नॉट मैन, पुराणे, जो पुराना, सबसे पुराना तत्व है वो है पुरुष। ये सबसे महान, सबसे आगे है, और वही है आत्मा। इतनी सुंदर व्याख्या मुझे नहीं लगता है कि किसी और संस्कृति में, सभ्यता में होगी। तो समाज यानी मैंने लिखा कि एक सामूहिक ऊर्जा, तो जो अभी बात करके गए हैं कि सामूहिक ऊर्जा को लाने के लिए, एकत्रित करने के लिए हम सबको काम करना पड़ेगा। आज का दौर इज़ नॉट एन ईजी टाइम एट ऑल। वी नो वर्ल्ड इज़ टम्बलिंग टुवर्ड्स द थर्ड वर्ल्ड वॉर। भारत की भूमि पर भी आज भी आक्रांता दिन प्रतिदिन आक्रमण कर रहे हैं, तरह तरह के। इसका प्रतिकार सामूहिक ऊर्जा से होगा, सामूहिक शक्ति विचार से होगा। और ये मंथन तो है, लेकिन जैसे श्री कृष्ण एक हाथ में बांसुरी तो एक हाथ में सुदर्शन चक्र, श्री राम 24/7 365 धनुष और बाण, और हम अच्छा अब क्या करें? हे भगवान, मैं अपनी 47 वर्ष की जो इंस्टीट्यूट है श्री कामाख्या कलापीठ दिल्ली में, जिसके लिए मैंने अपने कार्यक्रमों से पैसे जुटाए, और आप मानिए मेरी बात, मेरा टर्म अभी ख़त्म हुआ जुलाई में, 6 वर्ष राज्यसभा का नॉमिनेटेड। पहली बार किसी नृत्यांगना को, नृत्यकार को नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया गया। तो ये पूरे भारतवर्ष की कला समाज का एक प्रतिष्ठा। वो सरकारी बंगला तो मिला, बिल्कुल जनपथ पर। उसके पहले मैं भाड़े के फ्लैट में, डिफेंस कॉलोनी 1st फ्लोर, उसके पहले भाड़े के फ्लैट में
सी ब्लॉक। और अब जब मैं छोड़ के गई हूँ, 3 हफ्ते तक ढूंढती रही, फिर भाड़े के फ्लैट में गई हूँ, क्योंकि मैंने सारे अपने जो कमाए हुए पैसे समाज के लिए इंस्टीट्यूट बनाने में डाले हैं। मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है कहीं, पूरे भारतवर्ष में नहीं है, 1 इंच की प्रॉपर्टी नहीं है। ये बात मानो या ना मानो ऐसी है, लेकिन मैं आपके सामने खड़ी हूँ। मैं जानती हूँ कि मैंने क्या क्या भुगता है। नाचने वाली, रास्ते पे जाके नाच, ऐसी ऐसी बातें मैंने सुनी हैं। तो लोक कलाएं या शास्त्रीय कलाएं, कला तो कला है, न तत् ज्ञानम न तत् शिल्पम, न सा कला न सा विद्या, नासौ योगो न तत्कर्म, नाट्यस्मिन् यन्न दृश्यते। कहते हैं ऐसा कोई योग नहीं, ऐसा कोई कर्म नहीं, ऐसा कोई ज्ञान नहीं, कोई विद्या नहीं, कोई कला नहीं, कोई शिल्प नहीं, कोई कुछ नहीं जिसमें नाट्य न हो। और नाट्य क्या है? गीत वाद्यम च नृत्यम च त्रय संगीतम उच्यते। संगीत यानी नाट्यम उच्यते। नाट्य में सब है। तो आप सोचिए कि हमारे यहाँ लोक कलाएं कितनी प्रतिष्ठा में रही हैं। लोक कलाओं के द्वारा हम अपनी माटी से, अपने विचारों से, अपनी संस्कृति प्रणालियों से, परंपराओं से, मूल्यों से, आदर्शों से जुड़ सकते हैं। और हमें लोगों को और जोड़ना है, विशेष करके हमारे युवा पीढ़ियों को। अभी फिर से मैं एक बार कहती हूँ कि मुझे थोड़ा सा रंज हुआ कि इतना सुंदर एक कार्यक्रम, और जो 4 दिन अभी और चलेगा, 3 दिन, बातें सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। हो सकता है कि मोबाइल, गूगल आचार्य उनको बहुत कुछ ज्ञान देता है। हो सकता है कि विकिपीडिया, जैसे मेरे इंट्रोडक्शन में कहा कि 1961 मेरा जो अपना बायो है वो 1961 कहता है, विकिपीडिया 1962 कहता है। तो हमने भेजा, वो नहीं पढ़ेंगे। विकिपीडिया इज़ बेटर। मेरे कहने का तात्पर्य आप समझ सकते हो कि हमें डायरेक्ट एक्सपीरियंस, डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए। कदाचित हमें ये चाहिए, अंगूठा चलता रहे निरंतर, यूट्यूब आपको बताती रहे, सोशल मीडिया बताता रहे, गूगल आचार्य आपको बताता रहे, और आप उसको पीते रहें, आप उसको मानते रहें। और क्या ज़रूरत है? सो वी हैव टू bring young people back. Why young? Young and old, men and women. We have to bring everyone back to the original discourse, to debate, to dialogue. लेकिन अछूता रहना, ये बात अब ख़त्म करनी पड़ेगी। और राष्ट्र सर्वोपरि तो है ही है, राष्ट्र है तो हम हैं, बाकी हम कौन हैं? Who are we? हम यदि भारतीय नहीं हैं तो हम कौन हैं? और एक बहुत सुंदर लिखा है राधानाथ राय जी ने 1908 उड़ीसा के, सर्वेषां नो जननी भारत धरती कल्पलतेयम, कल्पलता, कल्पवृक्ष, सब कुछ देने वाली, आपकी इच्छा पूरी करने वाली ये कल्पलतिका है भारतवर्ष। भारत हमारी जननी है, भारत हमारी माता है, पृथ्वी हमारी माता है। ये हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जब हम चढ़ते हैं रंगमंच पे तो सरस्वती का मंदिर हो जाता है। सबसे पहले भूमि प्रणाम करते हैं। क्या करते हैं? समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। आप भगवान विष्णु की भी पत्नी हो, श्रीदेवी भूदेवी। पहाड़ आपके स्तन हैं जहाँ से अमृत धाराएं निकलती हैं। समुद्र वसने,
समुद्र की लहरें जैसे कि आपका वस्त्र है लहराता हुआ। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, मेरे नमस्कार से प्रसन्न हो आप, और मेरे पैर आप पे पड़ रहे हैं, क्षमा करें। और इसी के साथ मैं अपना बाकी कहने के लिए तो बहुत है। मैं कह रही थी कि दोहे, पद, भजन कितना हमने गाया है, आज भी गाती हूँ। और धन्य है मेरा परिवार जिसने मुझे कॉन्वेंट स्कूल में नहीं भेजा। मैं गुजराती मीडियम स्कूल में पढ़ के बड़ी हुई हूँ। ગુજરાતી મારી માતૃભાષા છે, આજે પણ સપના મને ગુજરાતીમાં આવે છે, ગણતરી ગુજરાતીમાં થઈ જાય છે। हाँ, हिंदी, उसके बाद संस्कृत, अंग्रेजी तो बहुत बाद की बात है। लेकिन दुनिया के कितने बड़े प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में मैंने भाषण दिए हैं, टॉक्स दिए हैं, डिस्कशंस किए हैं, वर्कशॉप्स दिए हैं, मास्टर क्लासेस दिए हैं, कोई कमी नहीं है। आज गुजरात में मैं सुनती हूँ कि गुजराती बोलने में थोड़ी एम आई राइट हिचकिचाहट होती है। भाई આપણે એમાં શું, એમાં અંગ્રેજીએ નાખો ને હિન્દીએ નાખો ને બોલિવૂડિયા એ પણ નાખો ના। ભાષા સરસ્વતી છે, સરસ્વતીની વાણી છે। ભાષા સંસ્કૃતિને સમજવાની ચાવી છે। ભાષા વિચારોની મૂડી છે, ધન છે। એટલે ભાષા માત્ર ભાષા નથી, ભાષા અદ્ભુત છે। એટલે આપણે એ પણ વિચાર કરીએ કે લોકમંથનમાંથી કેવી રીતે લોકોને પોતાની જાત સાથે જોડવા, પોતાની ધરતી માટી સાથે જોડવા, પોતાની ભાષા અને વિચારો સાથે જોડવા। એ ભાષામાં જે વિચાર આવે એ તમે ગમે એટલા ટ્રાન્સલેશન કરો પણ એ ભાવ આવી જ ન શકે। સો વેધર યુ આર બંગાળી, તમે એક વાત સમજો, મરાઠી અને બંગાળી, મહારાષ્ટ્રીનો કોઈ દાડો તમારી સાથે ફેંફે ટાંટે નહીં કરે, પહેલાં મરાઠી બોલશે। બંગાળી પહેલાં બંગાળીમાં જ વાત કરશે। આપણે તો ગુજરાતી વચ્ચે પણ નથી બોલતા ગુજરાતી। એટલે આઈ વુડ રાધર રિક્વેસ્ટ કે આપણે ધરતી સાથે જોડાઈએ, આપણી માટી સાથે જોડાઈએ, આપણી સંસ્કૃતિ સાથે જોડાઈએ, આપણી ભાવનાઓ સાથે જોડાઈએ, આપણી જે લેગસી છે, ધરોહર, એની સાથે જોડાઈએ અને આગળ ભારત વર્ષનું નામ હજુ ઉજળું થાય। એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત, એક ભારત વિકસિત ભારત, એ જે સપનું લઈને ચાલ્યા છીએ એમાં આપણા બધાનું યોગદાન હોય એ જ મારી પ્રાર્થના છે। ભગવતી કામાખ્યા બધાનું કલ્યાણ કરે। સર્વેષામ સ્વસ્તિર્ભવતુ, સર્વેષામ શાંતિર્ભવતુ, સર્વેષામ પૂર્ણમ ભવતુ, સર્વેષામ મંગલમ ભવતુ, લોકા સમસ્તા સુખિનો ભવન્તુ। ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ। એક વિશેષ માહિતી આપને આપવા માગીશ। આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે લોકકલા વારસાના ભીષ્મ પિતામાં કહી શકાય તેવા પદ્મશ્રી જોરાવરસિંહ જાદવ। આપણે સૌ તાળીઓના ગડગડાટથી એમને અભિવાદન કરીએ। તેઓ અત્યારે હાલ કેન્દ્રીય સંગીત નાટક અકાદમીના ઉપાધ્યક્ષ પણ છે। ગુજરાતમાં તેમનું નામ આ વિષયમાં સૂર્ય સમાન છે। આ કાર્યક્રમમાં આપના પગલાં પડ્યા તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ વિચારમંચ વતી હું આભાર માનું છું। ઠીક છે, આપણે જી બસ આ સત્ર આપણે અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ। આપણે 5:30 વાગે ફરીથી આપણે આ સભાગૃહમાં બધા ઉપસ્થિત રહીએ આગળના કાર્યક્રમ માટે। હા હા પછી